हेलो एवरीवन। टीओसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे थे। चैप्टर 1 के क्वेश्चंस अभी हम लोग कर रहे हैं और 2016 के हमने कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस लेक्चर में कवर अप किए थे। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था तो इस लेक्चर में हम लोग जहाँ पे छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 2016 के अभी कुछ क्वेश्चंस बच रहे थे, उनको हम लोग देखते हैं। देखो भाई, आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेगुलर एक्सप्रेशंस रिप्रेजेंट द लैंग्वेज द सेट ऑफ ऑल बाइनरी स्ट्रिंग्स हैविंग टू कंसेक्यूटिव जीरोस एंड टू कंसेक्यूटिव वंस। टू कंसेक्यूटिव जीरोस और टू कंसेक्यूटिव वंस हमारे को चाहिए। तो देखो भाई, अब देखो पहली एक्सप्रेशन क्या कह रही है, ऑप्शन से फटाफट से देख लो। वैसे रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना चाहो तो आप वो भी लिख सकते हो, बट थोड़ा सा ऑप्शन से हम फटाफट से चेकिंग करते हैं। देखो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, 0011 या 1100 एज सब स्ट्रिंग। थोड़ी सी अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आपको समझ में आ रहा होगा। एज सब स्ट्रिंग क्यों कह रहे हो, देखो 0011 एज सब स्ट्रिंग क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 0011 चाहिए, शुरू में कुछ मर्जी आ जाए बाद में कुछ मर्जी आ जाए, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ मर्जी आ जाए मतलब 0+1 का होल स्टार। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, कुछ मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। और साथ साथ यहाँ पे भी वही है 1100 एज सब स्ट्रिंग। तो वही बात है, यहाँ पे इन्होंने बोल तो दिया कि दो कंसेक्यूटिव जीरो दो कंसेक्यूटिव वंस आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने साथ साथ यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन ये भी डाल दी कि 11 और 00 साथ साथ होंगे, साइड बाय साइड होंगे। लेकिन ऐसी कुछ रेस्ट्रिक्शन तो यहाँ पे तो इसने कही नहीं है। यहाँ पे तो इसने सिंपली क्या कहा है, हैविंग टू कंसेक्यूटिव जीरोस एंड टू कंसेक्यूटिव वंस। ठीक है, तो ऐसे नहीं बोला इसने कि साथ साथ है, लेकिन यहाँ पे जबरदस्ती की मतलब एक रेस्ट्रिक्शन डाल दी गई कि दोनों साथ साथ होने चाहिए। आप जैसे सपोज करो, ये देखो जैसे ये एक स्ट्रिंग है मेरे पास, ठीक है, ये स्ट्रिंग है। तो ये स्ट्रिंग की क्या खास बात है, इसमें 2 0 2 1 है ना भाई। तो ये स्ट्रिंग रिप्रेजेंट होना चाहिए था रेगुलर एक्सप्रेशन से, लेकिन ये स्ट्रिंग आप इस रेगुलर एक्सप्रेशन से सारी उम्र रिप्रेजेंट नहीं करा पाओगे। क्यों? क्योंकि ये क्या कहता है भाई, 0011 लगातार आनी ही चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने बीच में जबरदस्ती का एक 10 घुसा दिया। ठीक है, तो जो चीज हम नहीं डाल पाएंगे। आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग, मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आप समझ पा रहे होगे, सिंपल है। आई थिंक ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है मेरे को। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखो भाई, 0+1 का होल स्टार 0 0, 0+1 होल स्टार 1 1 प्लस 1 1, 0+1 होल स्टार 0 0 और 0+1 का होल स्टार। तो पूरे पे ब्रैकेट लगी हुई है भाई। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये पार्ट और ये पार्ट ये पूरा ब्रैकेटेड है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं भाई कहाँ पे ब्रैकेट्स लग रही हैं। 0+1 का होल स्टार है ना, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट आई थिंक इधर बंद हो रही है। देखो 0+1 का होल स्टार हो गया ना, तो 00 और ये प्लस 11 ये, हाँ ठीक है, ये ब्रैकेट्स हैं भाई। देखो ये रही ब्रैकेट्स, इधर ध्यान लगाओ। ठीक है, हाँ जी। तो अब देखो 0+1 का होल स्टार और 0+1 का होल स्टार, मतलब शुरू में कुछ मर्जी आ जाए बाद में कुछ मर्जी आ जाए, और बीच में देखो उसने क्या क्या रखा है, 0 0 1 1 00 11 और बीच में हमने डाल दिया 0+1 का होल स्टार। यहाँ पे वही देखो 11 00 बीच में डाल दिया हमने 0+1 का होल स्टार। तो बीच में जो 0+1 होल स्टार डाला है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि बीच में हम जो चाहे वो घुसा सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं कि 11 00 इकट्ठे ही आए। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको। तो इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिख के दिखाऊंगा ना, तो एक बार आपको थोड़ी और क्लैरिटी आ जाएगी काम में। देखो 00 और 11 कहा था ना इसने, 00 एंड 11 एज टू कंसेक्यूटिव जीरोस एंड टू कंसेक्यूटिव वंस इसने कहा है ना भाई, है ना। तो टू कंसेक्यूटिव जीरोस एंड टू कंसेक्यूटिव वंस, तो टू कंसेक्यूटिव जीरोस डाल दी और टू कंसेक्यूटिव वंस डाल दिए। अब यहाँ पे कुछ मर्जी आ जाए, यहाँ पे कुछ मर्जी आ जाए, यहाँ पे कुछ मर्जी आ जाए, बात बन जाएगी। हाँ, लेकिन फिर इसमें क्या प्रॉब्लम है कि 0 0 पहले आएगा और बाद में 11 आएगा, लेकिन 11 पहले भी तो आ सकता था। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, शुरू में कुछ मर्जी आ जाए 11, फिर बीच में कुछ मर्जी आ जाए, फिर 00, ठीक है, और फिर बाद में कुछ मर्जी आ जाए, है ना। तो ये हमारे को लिखना है। तो बस वही बात है, कुछ मर्जी आ जाए का मतलब आपको पता है, मैं हमेशा बार बार समझाता हूँ। अगर ये सब आपको ये बादल बादल अच्छे नहीं लग रहे हैं तो प्लीज आप मेरे एक्सप्रेशन के वीडियो देखो, वहां पे मैंने ये सब समझा रखा है आपको ना। पिक्टोरियली मैसेज रिप्रेजेंट कराते रहता हूँ। कुछ मर्जी आ जाए मतलब 0+1 का होल स्टार। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, 0+1 का होल स्टार 0 0, 0+1 का होल स्टार 11, फिर 0+1 का होल स्टार। ठीक है, प्लस एज इट इज आप प्लीज यहाँ पे लिख सकते हो, और फिर 0+1 का होल स्टार कॉमन निकल आएगा, और यही चीज हमने कर रखी है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ, 1 मिनट लगेगा, मेरे 2 मिनट लगेंगे, बट मैं नहीं चाहता कि किसी स्टूडेंट का कोई कंसेप्ट छूट जाए, तो मैं पूरा डिटेल में एक बार आपको ढंग से लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, 0+1 का होल स्टार। अच्छा जी, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0+1 का होल स्टार कॉमन ले लिया मैंने। ठीक है, तो देखो मैं दूसरा एक कलर ले लेता हूँ। ये देखो भाई, इतना पार्ट, ठीक है, ये पार्ट और ये पार्ट, इस पे ध्यान लगाओ बस आप। ठीक है, हाँ जी। तो 0+1 का होल स्टार शुरू में है, 0+1 का होल स्टार एंड में। यहाँ पे भी वही चीज है, 0+1 का होल स्टार शुरू में, 0+1 का होल स्टार एंड में है। तो हम लिख देते हैं ये चीज। ठीक है,
तो 0+1 का होल स्टार हम लिख लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बीच में फिर हम ये दोनों चीजें उठा के लिख लेंगे। कॉमन पार्ट बस वही, और कुछ नहीं, कॉमन निकाल लिया हमने और कुछ नहीं किया। ठीक है जी, 0+1 का होल स्टार डबल वन प्लस डबल वन 0+, अब वही बात है, थोड़ी सी जगह नहीं बन रही, थोड़ा इधर कर देते हैं इसको। हाँ जी, तो डबल वन 0+1 का होल स्टार डबल जीरो। ठीक है, तो आई थिंक आ गया होगा समझ में सबको हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो क्या बोलूं मैं इस बारे में, है ना। तो 0+1 का होल स्टार डबल वन, और फिर डबल वन 0+1 का होल स्टार डबल जीरो, और 0+1 का होल स्टार आखिरी में, और 0+1 का होल स्टार शुरू में। ठीक है, ये वही चीज है जो हमने कॉमन पार्ट निकाला हुआ था। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको, मेरे ख्याल से मेरे को और ज्यादा इसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, चलिए, तो बी ऑप्शन इज 100% करेक्ट ऑप्शन। आगे देखो देखो, बाकी फिर भी मैं चेकिंग करा देता हूँ। ये तो महाबकवास हो गया, ये तो कह रहे डबल जीरो और डबल वन है सब स्ट्रिंग, है ना। तो इस रेगुलेशन में ये जो रेगुलेशन रिप्रेजेंट करवा रही है स्ट्रिंग, उसमें सबसे छोटा स्ट्रिंग क्या होगा भाई, डबल जीरो होगा, और साथ साथ शायद डबल वन भी आ सकता है ना। तो डबल जीरो भी है, डबल वन भी है, एंड सो ऑन, बट दोनों में से कोई भी स्ट्रिंग हमारे को रिक्वायर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर पढ़ो, इसने क्या बोला था भाई, 2 कंसेक्यूटिव जीरोस एंड 2 कंसेक्यूटिव वंस। लेट मी यूज डिफरेंट कलर, एंड वाली बात है ना भाई, देखो एंड 2 कंसेक्यूटिव वंस, तो फिर 2 कंसेक्यूटिव वंस तो यहाँ पे नहीं आए इस स्ट्रिंग में, तो 2 कंसेक्यूटिव जीरोस तो आ गए बट 2 कंसेक्यूटिव वंस नहीं आए। यहाँ पे 2 कंसेक्यूटिव वंस तो आ गए लेकिन 2 कंसेक्यूटिव जीरोस नहीं आए, तो इसलिए ये हट जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो गया। अच्छा, ये क्या कह रहा है भाई, डबल जीरो 0+1 होल स्टार डबल वन, और डबल वन 0+1 होल स्टार डबल जीरो, तो ये तो घुमा फिरा करके ये भी बिल्कुल गलत है। क्यों? इसका क्या मतलब होगा कि डबल जीरो शुरू में आएगा और डबल वन एंड में आएगा, तो स्टार्टिंग में डबल जीरो, एंडिंग में डबल वन, और ये क्या बता रहा है, स्टार्टिंग में डबल वन, एंडिंग में डबल जीरो, तो ऐसे कोई जरूरी थोड़ी है भाई, है ना। तो वही बात है, अब जिसमें इसने तो सिंपली ये कहा था ना भाई, 2 कंसेक्यूटिव जीरोस एंड 2 कंसेक्यूटिव वंस, तो डी ऑप्शन ने क्या कहा, ये डी ऑप्शन भी गलत है, और सी ऑप्शन तो सीधा ही हमारे को नजर आता है गलत था, और डी ऑप्शन भी गलत है। डी ऑप्शन क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे जबरदस्ती की एक रिस्ट्रिक्शन और लग गई। ये बात तो ठीक है कि 2 कंसेक्यूटिव जीरोस और 2 कंसेक्यूटिव वंस आएंगे, लेकिन वो स्टार्टिंग और एंडिंग में फिक्स हो जाएंगे, है ना। यहाँ पे इन्होंने ये रिस्ट्रिक्शन डाल रखी है, लेकिन ऐसी रिस्ट्रिक्शन मैंने यहाँ पे तो नहीं कही। आप इसे देखो, यहाँ पे ए ऑप्शन में भी यही प्रॉब्लम थी। ए ऑप्शन में एक प्रॉब्लम ये थी, मतलब एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शन क्या थी कि डबल जीरो डबल वन या डबल वन डबल जीरो, मतलब कंसेक्यूटिव आएंगे। मैंने ऐसे कंसेक्यूटिव तो नहीं कहा, है ना। तो वही बात है, आप समझ पा रहे होंगे मेरे ख्याल से। पता नहीं क्यों मैं इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, बट क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ठीक है, हाँ जी। तो अब वही बात है, जबरदस्ती अगर आपको स्ट्रिंग लिखना चाहते हो तो मैं स्ट्रिंग लिख करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने सपोज कर लो स्ट्रिंग लिख लिया, ये देखो भाई, ये स्ट्रिंग लिखा है। ठीक है, तो 0 1 से शुरू हो रहा है, 1 0 से एंड हो रहा है, बीच में बैठा है जी डबल जीरो डबल वन। अब आप सारी उम्र लगे रहो, ये स्ट्रिंग आप इस रेगुलेशन से नहीं ला पाओगे। ठीक है, प्लीज आप कोशिश करके देखना, मैंने आपको समझा दिया है। चलो भाई, अगले क्वेश्चन पे जंप करते हैं। द नंबर ऑफ स्टेट्स इन, अच्छा इसको मैं छोटा करके पहले एक बार आपको नोट डाउन करने का टाइम दे देता हूँ, है ना, नहीं तो आपको लगेगा कि सब कुछ ही हवा में उड़ गया। इतना पार्ट नोट डाउन कर लेना, ये वाला कर लेना। ठीक है, चलो आते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे। द नंबर ऑफ स्टेट्स इन मिनिमम साइज्ड डीएफए दैट एक्सेप्ट द लैंग्वेज डिफाइंड बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन 0+1 होल स्टार 0+1 और 0+1 का होल स्टार। कुछ नहीं है भाई, अगर आपका थोड़ा सा भी दिमाग ढंग से चल रहा है और आपने अगर मेरे रेगुलर एक्सप्रेशन के वीडियो देख रखे हैं, तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन पता है क्या है भाई, ये है जी वन लेंथ स्ट्रिंग। ठीक है, एटलीस्ट वन लेंथ स्ट्रिंग। ठीक है, तो ऑल पॉसिबल बाइनरी स्ट्रिंग्स हुज लेंथ इज एटलीस्ट वन। तो all possible binary strings whose length is at least one, all possible binary strings whose length is at least one। ठीक है, रफली मैंने लिख दिया है at least one। तो घुमा फिरा करके इस पूरे रेगुलर एक्सप्रेशन के इक्विवेलेंट में एक और रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकता था। लेट मी यूज डिफरेंट कलर हेयर। ठीक है, तो इसके बजाय मैं एक रेगुलर एक्सप्रेशन और लिख सकता था। आप आई थिंक गेस कर पा रहे होगे क्या बनेगी भाई, वो 0+1 का होल प्लस, दैट्स इट। ये है भाई, है ना। तो इसने बस यहाँ पे घुमा रखा और कुछ नहीं कर रखा। तो ठीक है जी, तो इसके लिए हमारे पास कितने स्टेट का डीएफए बनेगा? ऑब्वियसली 2 स्टेट का डीएफए बनेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे भाई, इनिशियल को फाइनल मत बना देना बस, है ना। 0 पढ़ना या 1 पढ़ना, Q1 पे आ जाना, Q1 विल बी आवर फाइनल स्टेट। यहाँ पे 0 और 1 की सेल्फ लूप लगा देना, बस खत्म कहानी। तो 2 इज द आंसर। ठीक है, ज्यादा इसमें फंसने की और ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं थी। अच्छा, फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को डाउट है कि सर कैसे हो रहा है एंड सो ऑन, तो देखो भाई, आप ऐसे सोच सकते थे 0+1 है ना, देखो 0+1 होल स्टार 0+1 होल स्टार, बीच में बैठा 0 या 1, तो इसका मतलब क्या होगा, सिंगल 0 और सिंगल 1 एज सबस्ट्रिंग।
जीरो और वन एज सबस्ट्रिंग, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहा है जीरो और वन एज सबस्ट्रिंग मतलब जीरो हो या वन हो एज ए सबस्ट्रिंग, तो मतलब कम से कम एक जीरो चाहिए या फिर कम से कम एक वन चाहिए स्ट्रिंग के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है लेंथ वन वाली बात आएगी। ठीक है, अब इसको खोलना चाहो तो खोल भी सकते थे, अगर जिसको डाउट है ना, देखो जरा सा भी डाउट आए तो आप इस चीज को थोड़ा थोड़ा खोल करके भी देख सकते हो। ठीक है, मतलब गेट एग्जाम में बैठे बैठे अगर आपका माइंड नहीं चल रहा तो मैं सिर्फ अप्रोच सिखाता रहता हूँ आपको क्वेश्चन करने की और कुछ नहीं। अगर आपने मेरे वीडियो देख रखे हैं तो क्वेश्चन तो डेड सिंपल है, केक वॉक की तरह आप इनको फटाफट से सोल्व करते चले जाओगे, जैसे नॉवल पढ़ते हैं वैसे आप नॉवल की तरह पढ़ पढ़ के सीधे सीधे क्वेश्चन सोल्व करते जाओगे, 1% की भी दिक्कत नहीं आएगी। बट मेरी थोड़ी सी जिम्मेवारी ये बनती है कि अभी तो आपका फ्लो बहुत अच्छा है, जरूरी नहीं कि 2-3 महीने बाद आपको ये सारा कुछ याद होगा और पता नहीं आप कुछ कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, तो इसलिए बेटर है कि कुछ ना भी आता हो तो भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सको, मतलब कुछ भी याद नहीं आ रहा, थोड़ी सी कॉमन सेंस में डेवलप करना चाह रहा हूँ, मतलब एक अप्रोच सिखाना चाह रहा हूँ, तो वो अप्रोच देखो। अब देखो मैं ऐसे ही बोल सकता था जीरो, इसको एटलीस्ट खोलना तो जानते ही हो तो आप खोल लेना इसको, जीरो प्लस वन होल स्टार जीरो, जीरो प्लस वन होल स्टार प्लस जीरो प्लस वन होल स्टार वन, जीरो प्लस वन होल स्टार। ठीक है, मैंने इसको खोल दिया, जो ब्रैकेट थी ना जीरो प्लस वन था तो मैंने जीरो और वन ऐसे से पूरा खोल दिया। खोलने के बाद आपको समझ में आएगा एटलीस्ट वन जीरो या एटलीस्ट वन वन वाली कहानी है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे बोल सकते थे जीरो है सबस्ट्रिंग और वन है सबस्ट्रिंग, या फिर एटलीस्ट वन जीरो और एटलीस्ट वन वन। ठीक है, तो वही फिर आपको थोड़ा सा याद आ जाएगा कि हाँ भाई नहीं भी नहीं, ये तो लेंथ एटलीस्ट वन की कहानी है, तो फिर उसके लिए हम डीएफए दो स्टेट का फटाफट से बना देंगे। ठीक है, चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं अब जंप कर रहा हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स, इफ ऑल स्टेट्स ऑफ एन एनएफए आर एक्सेप्टिंग स्टेट देन द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय एनएफए सिग्मा स्टार। बकवास है बात। ठीक है, इसने करेक्ट पूछा है आपसे, तो स्टेटमेंट बिल्कुल बकवास है। कैसे बकवास है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे अगर आपको याद आएगा। हाँ नो डाउट, डीएफए में अगर सारी स्टेट्स फाइनल होंगी तो पक्की बात है अभी लैंग्वेज हमारी सिग्मा स्टार होगी, एनएफए की कहानी नहीं है ये। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इसकी बजाय डीएफए होता तो हम कह देते कि यस 100% ट्रू है ये बात। ठीक है, लैंग्वेज एक्सेप्टेड विल बी सिग्मा स्टार। ठीक है, अच्छा जी, बट अगर यहाँ पे एनएफ है तो एनएफए में डेड कॉन्फ़िगरेशन अलाउड होती है, डेड कॉन्फ़िगरेशन अलाउड होती है तो ये देखो, जैसे मैं सबसे सिंपलेस्ट आपको बना करके दिखाता हूँ, ये देखो बिल्कुल सिंपल, ए पढ़ा Q1 पे आए, दिस इज आल्सो फाइनल, तो इसके लैंग्वेज एक्सेप्टेड बताओगे भाई, लैंग्वेज एक्सेप्टेड विल बी नल क्योंकि इनिशियल फाइनल है और एक सिंगल ए एक्सेप्ट हो रहा है बस, और कुछ एक्सेप्ट नहीं हो रहा भाई। ठीक है, अगर हमारे पास सिग्मा ए कॉमा बी का था, ठीक है, लेट अस सपोज सिग्मा इज ए बी, लेट मी यूज डिफरेंट कलर, सिग्मा इज ए कॉमा बी। ठीक है, हाँ जी, तो फिर सिंगल भी एक्सेप्ट नहीं हुआ, ए के पीछे और एज आए एंड सो ऑन, कुछ भी एक्सेप्ट नहीं होगा, तो इसकी लैंग्वेज एक्सेप्टेड विल बी दिस ओनली, क्योंकि फाइनल पे जब आप पहुंच चुके हो तो इस पे अगर आपने ए पढ़ा तो फिर कहां जाए हमने नहीं बताया, बी पढ़े कहां जाए नहीं बताया, तो इसका मतलब इसके फाइनल पे आने के बाद आपने ए पढ़ा या बी पढ़ा तो वो स्ट्रिंग्स इमीडिएटली रिजेक्ट हो जाएंगे। मैंने आपको बार बार समझाया था, एनएफए हो या डीएफए हो, एक बार फाइनल को टच कर दिया आपने तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप फाइनल पे पहुंच ही गए। ठीक है, तो स्ट्रिंग पूरा पढ़ने के बाद हमारे को फाइनल सेट पे खड़ा होना चाहिए। याद है आपको, मैं हमेशा समझाता था, स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल स्टेट आफ्टर रीडिंग एंटायर इनपुट स्ट्रिंग, डीएफए और एनएफए मस्ट बी एट वन ऑफ द फाइनल स्टेट। ठीक है, तो अब पूरा स्ट्रिंग आपने भी पढ़ा ही नहीं, जैसे सपोज करो स्ट्रिंग आपने दे दिया ए बी, ठीक है, अब ए पढ़ के तो अब फाइनल पे आ गया, बी अब फाइनल पे खड़े होकर बी पढ़ा तो फिर कहां जाए हमने नहीं बताया, तो ये किस्म से डेड कॉन्फ़िगरेशन है, और डेड कॉन्फ़िगरेशन का मतलब स्ट्रिंग इज ऑलवेज रिजेक्टेड इन केस ऑफ एनएफए, ये आपको समझ में आ रहा होगा है ना, क्योंकि अब ऐसे भी आप बोल सकते थे कि अभी हमने बी पढ़ा ही नहीं है, तो पूरा स्ट्रिंग पढ़ा ही नहीं है, मैं फाइनल पे खड़ा हूं तो मैं स्ट्रिंग कैसे एक्सेप्ट बोल दूं, नहीं बोल सकता। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सिंपल बात है भाई, इसमें ज्यादा मेरे ख्याल से मेरे को टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए, बेसिक बेसिक सी बातें मैंने सब एक्सप्लेन कर रखी है, नहीं पता आप लोगों को तो कंस्ट्रक्शन ऑफ एफए के मेरे वीडियोस देखो, कैटेगरी पे कैटेगरी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करा रखे हैं उसमें, और वहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि हम काम कैसे करते हैं। ठीक है जी, तो डेड कॉन्फ़िगरेशन सिंपल बात इतनी याद रखनी है आपको, डेड कॉन्फ़िगरेशन का मतलब स्ट्रिंग इज रिजेक्टेड, इट इज नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, तो फाइनल सेट पे आने के बाद ए पढ़ा या बी पढ़ा हम नहीं बोल पाएंगे यहाँ पे कि स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा, इट विल बी ऑब्वियसली ऑलवेज रिजेक्टेड। ठीक है, फाइनल पे आने के बाद ए पे भी नहीं पढ़ सकते, बी भी नहीं पढ़ सकते, तो स्ट्रिंग विल बी रिजेक्टेड। अगर फाइनल पे आने के बाद आपने ए या बी कुछ पढ़ा तो, जैसे ए बी स्ट्रिंग था तो आपने ए पढ़ा फाइनल पे आ गए, और फाइनल पे आने के बाद आपको बी पढ़ना पड़ रहा है तो वो हम अलाउ करेंगे नहीं, तो स्ट्रिंग विल बी रिजेक्टेड। ठीक है, आई थिंक समझ चुके हो, मैंने काफी बार बोल दिया। ठीक है जी, तो डीएफए होता तो कंफर्म ही बात हो जाती है, बट एनएफए के केस में ये चीज नहीं होगी, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, नोट कर लेना भाई इसको। ठीक है, हाँ जी, आगे देखो भाई, देयर इज अ रेगुलर लैंग्वेज ए सच दैट फॉर ऑल लैंग्वेजेस बी ए इंटरसेक्शन बी इज रेगुलर। कई बार ठीक है, हाँ जी, ये बात बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा सोचोगे तो आपको अपने से समझ में आएगा। ये कह रहा है कि कोई एक ऐसी रेगुलर लैंग्वेज ए है हमारे पास, क्या खास बात है, आप दुनिया की कोई भी लैंग्वेज पकड़ दो, फॉर ऑल लैंग्वेजेस, दुनिया की कोई भी लैंग्वेज पकड़ लो बी, मतलब जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करा रहे हैं, दुनिया की कैसी भी लैंग्वेज पकड़ लो, और
ए के साथ अगर मैं उस लैंग्वेज का इंटरसेक्शन कराता हूं तो मेरे पास रेगुलर लैंग्वेज पैदा हो जाए। इज दिस पॉसिबल? 100% दिस इज पॉसिबल, क्योंकि आपको पता होगा भाई, अगर मेरी लैंग्वेज फाई है, फाई इज व्हाट, फाई इज एम्प्टी लैंग्वेज एंड दिस इज रेगुलर। ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। आप इसके लिए एनएफए डीएफए जो चाहो वो बना सकते हो, मैंने बहुत बार आपको बना के भी दिखा रखा है। आपको पता होगा फाई इज रेगुलर। सब कुछ छोड़ो, मैंने आपको सिंपली समझा रखा है एवरी फाइनाइट लैंग्वेज इज रेगुलर। और एम्प्टी है ये भैया लैंग्वेज। एम्प्टी लैंग्वेज का मतलब इसमें कोई भी स्ट्रिंग नहीं है। अगर कोई भी स्ट्रिंग नहीं है तो ऑब्वियसली लैंग्वेज इज फाइनाइट, तो ऑब्वियसली इट इज ऑल्सो रेगुलर। डीएफए बनाना, एनएफए बनाना, बहुत कुछ मैंने बनवा रखा है। प्लीज आप मेरे साथ यहाँ पे टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। आपको क्लियर हो रहा होगा। नहीं क्लियर हो रहा हो तो ये देखो भाई लो, अब मैं क्या बोलूं ज्यादा से ज्यादा। ये देखो ए कॉमा बी की लूप लगा के यहीं छोड़ दो, दिस इज अ डीएफए। ठीक है, सिग्मा आप मान लो ए कॉमा बी। ठीक है, तो ये हमने डीएफए बना के छोड़ दिया। अब फाइनल कोई है ही नहीं तो हम करें क्या? ठीक है, तो ऑब्वियसली स्ट्रिंग विल बी एवरी ईच एंड एवरी स्ट्रिंग विल बी रिजेक्टेड। ठीक है, तो लैंग्वेज एक्सेप्टेड विल बी 5 फॉर दिस डीएफए, लैंग्वेज एक्सेप्टेड विल बी 5। तो वही बात है। अब आजकल एमएसक्यू आ रहे हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं, तो प्लीज बहुत ध्यान रखना। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बहुत सारे सॉल्व कराए हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ एफए के मेरे वीडियो देखो, वहां पे मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। हाँ, और अब इस बार ये क्वेश्चन आया, कल को ये क्वेश्चन आ जाएगा कि अगर लैंग्वेज एक्सेप्टेड हमारी 5 है, ठीक है, तो उसमें कोई फाइनल स्टेट नहीं होगी डीएफए में। बकवास है बात, आप फाइनल स्टेट बना सकते हो, बट ऐसे बोलना कि इनिशियल से फाइनल का रास्ता नहीं छोड़ेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे ये देखो, ये हमारी क्यू नोट है ना भाई, है ना? तो हम क्या करते हैं जी, ए पढ़ लेते हैं, और यू कैन से डीएफए अगर हम बनाना चाह रहे हैं ना, है ना? हाँ जी, तो हम क्या करते हैं, ए कॉमा बी की यहीं पे लूप चला देते हैं। ठीक है, लूप चलाने के बाद हम Q1 स्टेट को हम फाइनल बोल देते हैं, दिस इज फाइनल स्टेट, और यहां से ए कॉमा बी की ऐसे रास्ता दिखा देते हैं। ठीक है, तो अब ये एक फर्स्ट क्लास डीएफए है जिसके अंदर फाइनल स्टेट भी है, और उसके बावजूद भी लैंग्वेज एक्सेप्टेड एम्प्टी है। तो प्लीज ये मत बोल देना कि अगर लैंग्वेज एक्सेप्टेड एम्प्टी है तो उस डीएफए में कोई फाइनल स्टेट नहीं हो सकती। नहीं भाई, नहीं हो सकती है। ठीक है, एक क्या हजार फाइनल बना लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यही घुमाते चले जाना। ए पढ़ के यहाँ आना, बी पढ़ के कहीं और चले जाना, है ना? फिर उस फाइनल से ए बी पढ़ के ऐसे कुछ 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 घुमाते रहना। ठीक है, तो इनफाइनाइट डीएफए मैंने आपको बार बार समझाया भी, कोई भी दुनिया की रेगुलर लैंग्वेज दे दो, मैं उसके लिए इनफाइनाइट डीएफए और इनफाइनाइट एनएफए बना के दे सकता हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है इस चीज में। ठीक है, तो क्लियर हो रहा होगा सबको। डाउट है तो ये देखो भाई, है ना? थोड़ा सा बस आपका माइंड ओपन अप होना चाहिए और कुछ नहीं। ए कॉमा बी की लूप यही दिखाओ, तो Q1 हमारी फाइनल रखना, ए पढ़ के यहाँ आना, बी पढ़ के Q2 पे चले जाना, Q2 विल बी आवर फाइनल ऑल्सो। ए पढ़ के इधर, बी पढ़ के इधर। देखो भाई, सबका ए और बी कंप्लीटेड है ना भाई, है ना? और इसकी लैंग्वेज एक्सेप्टेड विल बी ऑब्वियसली 5। ऑब्वियसली मिनिमल डीएफए तो नहीं है, फॉर ईच एंड एवरी रेगुलर लैंग्वेज मिनिमल डीएफए इज यूनिक, है ना? ये सब चीजें देखो, थ्योरेटिकल पॉइंट्स जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ एज इट इज गेट एग्जाम में आ जाएंगे भाई। ठीक है, मिनिमल डीएफए फॉर एवरी रेगुलर लैंग्वेज इज यूनिक, फॉर एवरी रेगुलर लैंग्वेज इज यूनिक। क्या मिनिमल डीएफए तो यूनिक होता है भाई। ठीक है, बट वही बात है। अब मतलब अगर आप मिनिमल नहीं बनाना चाहते तो सिंपल अगर मैं बात करूँ सिंपल डीएफए या एनएफए की, तो वो इनफाइनाइट होंगे हर एक रेगुलर लैंग्वेज के लिए, क्योंकि ऐसे ऐसे मैं घुमाता जाऊंगा। मैंने आपको आइडिया दे दिया। अब आप 3 फाइनल बना लेना, एक यहाँ से, जैसे बी पढ़ के इधर आए हो ना, तो बी पढ़ के आगे चले जाना, एंड सो जितना मर्जी करो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। मैं आपको बस मेन करेक्ट समझाना चाह रहा था। ठीक है जी, तो एल इज इक्वल टू 5 रेगुलर। वाई? बिकॉज मैंने आपको डीएफए बना करके दिखा दिया, एक नहीं बहुत सारे बना करके दिखा दिए। ठीक है, ऐसे ही आप एनएफए बना सकते थे, एंड सो। प्लीज मैं ज्यादा टाइम पास नहीं करता, मेन बात क्या है कि एल इज इक्वल टू 5 रेगुलर। ठीक है, अच्छा, अब आपको पता है भाई, 5 के साथ आप कोई भी सेट का इंटरसेक्शन कर लो, 5 इंटरसेक्शन कोई एक सेट ए ले लो, कैसा भी सेट ले लो, ऑब्वियसली 5 ही आएगा। क्यों? क्योंकि कुछ कॉमन होगा ही नहीं। 5 तो हमारा एम्प्टी सेट है, इसमें जब कुछ है ही नहीं। एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है, और या एम्प्टी लैंग्वेज का मतलब, यहाँ पे टीओसी पढ़ रहे हैं तो हम लैंग्वेज की बात करते हैं। 5 मैंने जब सेट थ्योरी पढ़ा था तो मैं वहां सेट की बातें करता था, वैसे लैंग्वेज भी एक सेट ही है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि दिस, अगर हम एम्प्टी लैंग्वेज की बात करें तो ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें एक भी स्ट्रिंग नहीं है। ठीक है, तो जब इस लैंग्वेज में एक भी स्ट्रिंग नहीं है और ए हमने कोई भी और लैंग्वेज पकड़ ली, ठीक है, कुछ उसमें स्ट्रिंग्स होंगे, तो कॉमन पार्ट क्या है? नथिंग। नथिंग मींस व्हाट, है ना? नथिंग मींस व्हाट, फाइव इटसेल्फ। ठीक है, तो इसको हम लोग ये ऐसे लिख देंगे ना हम लोग। ठीक है, थोड़ा और अच्छे से लिखो। हाँ जी, तो ये देखो, ये होगी ना 5, है ना? तो इसको हम फिर क्या से लिख देंगे, ऐसे। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो 5 इंटरसेक्शन ए विल बी 5 ओनली। तो दुनिया का कोई भी यू कैन से लैंग्वेज उठा लेना, आप 5 के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो 5 ही निकल के आएगा, 5 इज ऑलवेज रेगुलर। ठीक है जी, तो सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू बट फर्स्ट इज फॉल्स, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ए 1 इज ट्रू नहीं, बोथ 1 एंड ट्रू आर ट्रू नहीं,
बोथ वन एंड ट्रू और फॉल्स नहीं, ट्रू तो हमारा ट्रू है। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। मेरे ख्याल से और ज्यादा मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये स्टेटमेंट बहुत ब्यूटीफुल है भाई। ठीक है, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल स्टेटमेंट। एमएसक्यू आ रहे हैं आजकल, तो इस टाइप से क्वेश्चन बहुत आएंगे, ध्यान रखना। देयर इज अ रेगुलर लैंग्वेज ए सच दैट फॉर ऑल लैंग्वेजेस बी ए इंटरसेक्शन बी इज फाइन, ए इंटरसेक्शन बी इज रेगुलर, बिल्कुल है। ठीक है, तो एक ए ऐसी एक लैंग्वेज है मेरे पास, और वो कौन सी लैंग्वेज है, फाइव। ठीक है, चलो ठीक है, मैंने काफी बार बोल दिया, आपको क्लियर हो गया होगा। कर देता हूँ इसको छोटा, आप कर लो फटाफट से इसको नोट डाउन। ठीक है, थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, लो भाई। ठीक है जी, कर लो इसको नोट डाउन आराम से। कर लिया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं, बड़ा कर लेते हैं इसको भी। हाँ जी, देखो भाई क्या कह रहा है। कंसिडर द लैंग्वेज एल गिवन बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन ए प्लस बी होल स्टार बी ए प्लस बी over the alphabet AB, the smallest number of states needed in deterministic finite state automaton DFA accepting L is। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नंबर तो वही बात है, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स। मैंने आपको बार बार समझाया, मिनिमम DFA तो यूनिक ही होता है। ठीक है, तो फिर वही बात है, आप बताओ मेरे को जरा कैसे बनाओगे इसके लिए। तो ये कुछ नहीं है भाई, ए प्लस बी होल स्टार, मतलब ऐसे समझो, इमेजिन ऐसे करो, शुरू में कुछ मर्जी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिरी में बी ए प्लस बी ये चाहिए, तो मतलब शुरू में कुछ मर्जी आ जाए आखिरी में बी ए हो, या फिर शुरू में कुछ मर्जी आ जाए आखिरी में बी बी हो, तो मतलब बी ए और बी बी, एंडिंग विद बी ए और बी बी, ये हमारे को बनानी है लैंग्वेज। इसके लिए आपसे पूछ रहे हैं मिनिमम स्टेट्स कितने डीएफए में होंगे, वो आपको बताना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, इसमें मेरे ख्याल से कोई खास टेक्निकलिटी है ही नहीं, है ना। तो पहले एनएफए बनाओ, बाद में डीएफए में कन्वर्ट करूं या सीधा कर दूं। चलो मैं पहले स्टेप बाय स्टेप चलाता हूँ उसको। ठीक है, ए अभी शुरू में कुछ मर्जी आ जाए, बी पढ़ के आप Q1 पे आओगे। ठीक है, आखिरी में ए पढ़ो या बी पढ़ो, आप Q2 पे आ जाओगे, Q2 विल बी आवर फाइनल स्टेट। ठीक है जी, तो ये हो गया जी एनएफए। ये एनएफए क्या बता रहा है भाई, एंडिंग विद बी ए और बीबी। ये क्लियर होगा, शुरू में जो मर्जी आएगा वो हम यही घुमा देंगे, और जब आखिरी में जब बी ए या बीबी होगा तो हम फाइनल पे पहुंच जाएंगे। मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, अब इसको जब मैं डीएफए में कन्वर्ट करूंगा, देखो एक तरीका तो क्या है, आप अपना एल्गोरिथम चलाओ एनएफए से डीएफए कन्वर्जन का, उससे आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आप चाहते हो डायरेक्ट बनाना, तो मैं आपको डायरेक्ट बना करके दिखाता हूँ। देखो भाई डायरेक्ट कैसे बनाएंगे। इनिशियली कुछ मर्जी ए कितने मर्जी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे ही आपने बी पढ़ा तो आप Q1 पे आओगे, जैसे ही आपने ए पढ़ा तो आप Q2 पे आओगे, Q2 विल बी आवर फाइनल स्टेट। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि सर यहीं पे कॉमा डाल करके बी भी लिख दो, क्योंकि वही फिर फाइनल पे जाना हमने, क्योंकि बी ए या बीबी, बी ए और बीबी से एंड होना चाहिए। ठीक है ना, तो बी ए और बीबी इसमें से किसी से भी एंड हो सकता है, तो फिर यहीं पे कॉमा डाल के लिख दो ना। लेकिन नहीं, फिर थोड़ा सा ना हमारे को याद रखने में दिक्कत होगी। जैसे सपोज करो अगर आप लिख देते हो यहाँ पे ए कॉमा बी, दोनों चीजें लिख देते हो, तो एंडिंग विद बी ए हुआ अगर, ठीक है, और जैसे सपोज करो स्ट्रिंग सबसे छोटा देखो बी ए पढ़ा तो फाइनल पे आ गए। अच्छा जी, इसके बाद फिर अब दोबारा आपने एक बी पढ़ लिया। ठीक है, अब उसके बाद अब आप चाहे बी पढ़ लेना या फिर ए पढ़ लेना, आपको इसको एक्सेप्ट करवाना है। तो आपको लगेगा कि ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, लो जी बी पढ़ के हम लोग यहाँ आ जाएंगे, है ना, ताकि हम लोग बाद में ए पढ़े या बी पढ़े तो हम फाइनल पे पहुंच जाए। अच्छा, व्हाट अबाउट ए पढ़ के कहाँ जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, क्योंकि देखो सपोज कर लो अगर आप बी ए पढ़ के आए थे, इतना बात समझ में आई ना भाई सब लोगों को। देखो बी ए पढ़ के आप फाइनल पे आ चुके हो, उसके बाद आपने एक बी पढ़ लिया। अब बी पढ़ लिया तो उसके बाद चाहे आप बी पढ़ लेना चाहे आप ए पढ़ लेना, तो इसलिए मैंने दो स्ट्रिंग लिख दिए। बी ए आपने पढ़ लिया, उसके बाद आपने एक बी पढ़ लिया। अब इस बी के पढ़ने के बाद आपने चाहे बी पढ़ा चाहे ए पढ़ा, हमारे को टेंशन नहीं, हमारे को फाइनल पे ही आना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बी पढ़ के हम लोग Q1 पे आ चुके हैं, इतना आप समझ चुके हो। अच्छा जी, अब आप जरा मुझे ये समझाओ ए कहाँ जाएगा, फाइनल का ए कहाँ जाएगा। ठीक है, तो मतलब आपने बी ए पढ़ा है, उसके बाद आपने ए पढ़ लिया, या फिर, है ना, चलो अभी बी ए की बात करो। ठीक है, बी ए पढ़ा आपने, उसके बाद आपने ए पढ़ लिया। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, ऐसे देखते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। बी ए पढ़ा आपने, फिर ए पढ़ लिया उसके बाद, तो फिर बताओ क्या होगा। ठीक है, बी ए पढ़ लिया, फाइनल सेट पे आए खड़े हैं, अब आपने ए पढ़ लिया, ए पढ़ने के बाद अब आपको पूरा बी ए चाहिए या बी बी चाहिए। ठीक है ना, तो बी ए चाहिए पूरा या फिर बी बी चाहिए, है ना। तो फिर आप बोलोगे कि ए पढ़ के हम लोग यहाँ पे आ जाए। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो बताओ भाई बात बनेगी कि नहीं बनेगी, क्यों, क्योंकि ए पढ़ने के बाद आपको पूरा बीए या फिर दोबारा से बीबी पढ़ना पड़ेगा, है ना। और पूरा बीए या फिर बीबी कौन पढ़ाता है, इनिशियल स्टेट ही पढ़ाता है। तो बताओ भाई बात बनेगी कि नहीं बनेगी, या फिर कोई ऐसा जहां पे मतलब हम फंसे, कोई ऐसा स्ट्रिंग मेरे को जरा समझाओ। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप सोचोगे तो आपको अपने आप से समझ में आएगा। ये देखो, जैसे अगर आप सपोज कर लो बी ए की कहानी मैंने करी है, बीबी की भी तो हम बात कर सकते थे, बीबी पढ़ते तो भी तो फाइनल पे आते। और जब आप बीबी पढ़ के फाइनल पे आओगे, उसके बाद आपने एक भी और पढ़ा होता,
तो अब आप जरा मुझे समझाओ हम क्या करते हैं, ये एंडिंग विद बी भी होता कि नहीं? तो इसका मतलब ट्रिपल बी जो स्ट्रिंग है वो ये हमारा जो डीएफए है वो रिजेक्ट कर देगा, ठीक है, बट ट्रिपल बी स्ट्रिंग हमारे को एक्सेप्ट कराना था। ये बात पकड़ में आ रही है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? डबल बी आपने पढ़ के फाइनल पे आ चुके हो, अब जो आपने बी पढ़ा था, बी पढ़ने के बाद आप पीछे चले गए थे Q1 पे और उसके बाद आपने कहा था कि चाहे आप बी पढ़ना चाहे आप ए पढ़ना आपको फाइनल पे आना है, तो मैं आपकी बात मानता हूँ, बात बिल्कुल बन गई थी। लेकिन अगर आप डबल बी वाले रास्ते से आए होते और आप फाइनल पे पहुंचे होते, उसके बाद अगर बी आता तो फिर आप क्या करते? ठीक है, तो उसके बाद फिर हमारे को स्ट्रिंग तो एक्सेप्ट करवाना था। तो अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि जब आप फाइनल पे आए हो, आपको ये चीज याद नहीं है कि आप बी ए से फाइनल पे आए हो या बी बी से फाइनल पे आए हो। तो ये याद रखना है अगर, तो इसका मतलब हमारे को फाइनल स्टेट को स्प्लिट करना पड़ेगा दो पार्ट्स में और उसके हिसाब से हम लोग अपना काम कर पाएंगे। ठीक है, तो अब देखो मैं आपको स्प्लिट करके दिखाता हूँ, तब मतलब समझ गए ना, अभी हमने यहीं पे रखा था तो हम लोग फंस रहे थे, है ना? तो ठीक है, बीए के साथ तो हमारी थोड़ी थोड़ी बात बन गई थी, अगर एंडिंग विद बीए है तो फिर हमारी सारी बात बन रही थी कि बीए बीबी मतलब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, है ना? ये जो बी इधर चला जाएगा इधर चला जाएगा। बट व्हाट अबाउट एंडिंग विद बीबी? जैसे ही आप एंडिंग विद बीबी की कहानी करोगे और जैसे ही आपने उसके बाद बी पढ़ लिया, तो फिर बी पढ़ के तो आप Q1 पे आ जाओगे और जैसे ही आप Q1 पे आओगे तो मतलब स्ट्रिंग हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब ट्रिपल बी स्ट्रिंग रिजेक्टेड है, इस डीएफए के अकॉर्डिंग ट्रिपल बी रिजेक्टेड है, बट ट्रिपल बी शुड बी एक्सेप्टेड, ऑब्वियसली ट्रिपल बी एंडिंग विद डबल बी है, ठीक है, तो वो रिजेक्ट हो रहा है। तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब हम फाइनल स्टेट पे पहुंचे हैं तो आए कैसे हैं, बी ए से आए हैं या फिर बी बी से आए हैं, ये हमारे को रास्ता याद नहीं है, तो याद रखना है, तो फिर वही बात है भाई, हमारे को स्टेट को स्प्लिट करना पड़ेगा। तो कहाँ करके दिखाएं, चलो इधर करके दिखाते हैं आपको स्प्लिटिंग। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे जी, क्यू नॉट जो हमारी इनिशियल स्टेट थी उस पे ए की सेल्फ लो, बी पढ़ के हम लोग Q1 पे आएंगे और उसके बाद ए पढ़ के हम लोग से Q2 पे आएंगे, विच विल बी आवर फाइनल स्टेट, क्योंकि एंडिंग विद बी ए हो गया। और ये कहानी मैं पहले आपको बता चुका हूँ, बी पढ़ के इधर आना है और ए पढ़ के इधर आना है। ठीक है जी, इसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं। अच्छा जी, और एंडिंग विद बीबी अगर होगा तो फिर मैं एक स्टेट और बनाऊंगा, दैट विल बी Q3, Q3 विल बी आल्सो फाइनल स्टेट, और यहाँ पे अब मैं ऑब्वियसली बी की सेल्फ लूप डालूंगा, क्यों? क्योंकि डबल बी हो गया अगर उसके बाद एक बी और आया तो फिर वो एंडिंग विद डबल बी ही रहेगा। ठीक है जी, तो बी की यहीं पे चलेगी लूप, है ना? और इसका ए बताओ कहाँ जाएगा? ठीक है, आप एक बात ये समझ लो, देखो ए बी इसका कंप्लीटेड है, इसका ए बी कंप्लीटेड है, इसका ए भी ऑलरेडी कंप्लीटेड है, इसका भी कंप्लीटेड है, इसका ए रह गया सिर्फ, सिर्फ इसके ए की कहानी करो बस, हमारी बात खत्म है। तो ऐसे सोचो भाई, डबल बी आपने पढ़ा है, ए के पढ़ा, जैसे ही आपने ए के पढ़ा है, डबल बी आप ऑलरेडी पढ़ चुके थे, तभी आप इस यहाँ पे आके खड़े हुए थे, ए पढ़ा तो फिर एंडिंग विद बी ए नहीं हो गया, एंडिंग विद बी ए होगा तो फिर ए पढ़ के हम लोग यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके जी, तो ठीक है जी, तो एंडिंग विद डबल बी और बी ए, तो मेन बात क्या है, ये हमारा डीएफए बन के रेडी हो गया और इसमें कितनी स्टेट्स लगी हैं भाई? 4 स्टेट लगी है। ठीक है, तो लेट मी यूज द डिफरेंट कलर, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। सो दिस इज योर फाइनल डीएफए ऑफ 4 स्टेट्स। ठीक है, 4 स्टेट से कम में काम नहीं होगा, आप कोशिश करके देख लेना अपने आप, नोट डाउन कर लो भाई इसको फटाफट। ठीक है जी, चलो जी, तो इसका आंसर कितना हमने किया है जी? 4 स्टेट्स का। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन था, अभी ज्यादा इसमें मेरे को एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए था, बट स्टिल मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपके कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर रहे। कंस्ट्रक्शन ऑफ एफए के मेरे वीडियो देखो, कैटेगरी बाय कैटेगरी मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, वहां पे बहुत डिटेल में ये सब चीजें समझाई है, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि सर आप तो बहुत अच्छे से दिमाग लगा रहे हो और आपको पता लग रहा है कि कब स्प्लिट करना है एंड सो, सब चीजें मैंने पूरी डिटेल में समझा रखी है। प्लीज आप मेरे कंस्ट्रक्शन के वीडियो देखो, मैंने बहुत अच्छे से समझाया आपको। ठीक है, इसी तरह का कंसेप्ट मैंने उसमें भी यूज किया था, एंडिंग विद डबल ए और डबल बी। ठीक है, आपको याद आ रहा होगा, एंडिंग विद डबल ए और डबल बी, तो उसमें 5 स्टेट का डीएफए बना था हमारे पास, बस 4 स्टेट का एनएफए था। ठीक है, आपको याद आ रहा होगा, चेक कर लेना भाई आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ो भाई। इफ जी इज द ग्रामर विद प्रोडक्शंस एस, एस implies SAS, ASB, BSA, SS और null, where S is the start variable, then which one of the following string is not generated by the G? कौन कौन से स्ट्रिंग ऐसे हैं जो कि जी से जनरेट नहीं हो सकते? तो देखो, एक तरीका तो है हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल इन द सेंस, अगर आपको कुछ नहीं पता, कुछ भी याद नहीं आ रहा, तो हिट एंड ट्रायल इज द बेस्ट वे। ठीक है, ए बी पैदा करवाना है आपको, तो ए बी पैदा करवाने के लिए देखो आप क्या कर सकते हो, मैं आपको जरा समझाता हूँ, इधर इधर करके समझाता हूँ। ठीक है, हाँ जी, तो देखो भाई हम क्या करेंगे, ये आई थिंक विजिबल होगा सबको क्वेश्चन। हाँ जी, तो ए बी पैदा करवाना है तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, एस सिंपल, देखो एस एस है, ए एस बी है, बी एस ए एस एस और नल है। ठीक है, तो ए एस बी से ए बी पैदा हो सकता है ना भाई, तो 2 बार मेरे को ये चाहिए था ए एस बी बिल्कुल आ जाएगा एस एस से, तो एस सिंप्लाइज एस एस और एस गोज टू ए एस बी एंड दिस एस गोज टू ए एस बी।
ठीक है, और S गोज टू नल, S गोज टू नल, तो बस ए बी आराम से पैदा हो गया। ठीक है जी, तो नॉट जनरेटेड कहा था ना, तो ए ऑप्शन गलत हो गया, ये तो जनरेट हो रहा है। ट्रिपल ए बी बोलो भाई, ट्रिपल ए बी, ट्रिपल ए बी कैसे ला सकते हो? देखो भाई, आपने शुरू में ए पढ़ा है ना, और बी भी पढ़ा है, तो आप क्या कर सकते हो, देखो हम इसको पैदा करने के बहुत तरीके निकलेंगे, है ना, तो मैं एक सिंपल सा तरीका आपको समझाता हूँ। ट्रिपल ए बी है ना भाई, तो ए भी तो है ना इसमें, ए भी तो है, तो ए भी है तो फिर वही बात है भाई, आपको ए एस भी लगाना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हो? और अब आप क्या करोगे, ट्रिपल ए एस बी करते ही ए बी आ गया, तो अब 2 बार ए चाहिए आपको। 2 बार ए कैसे लाओगे भाई? 2 बार ए ऐसे ला सकते हो आप लोग। तो एक बार लगाओ आप एस, ठीक है, फिर एक बार और लगा दो आप एस, है ना, और इस एस को भी नल कर देना, इस एस को भी नल कर देना, इस एस को भी नल कर देना, तो लो भाई ट्रिपल ए भी पैदा हो गया आराम से। ये ऑप्शन भी गया। समझ में आ रहा है? हिट एंड ट्रायल, बिल्कुल हिट एंड ट्रायल, आराम आराम से, थोड़ा थोड़ा सा सोचते ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना। और वही मेरे को एक्सपेक्टेड था ये 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल है। ठीक है, शायद मैं बहुत स्पीड से कर रहा हूँ, क्योंकि शायद मेरी प्रैक्टिस अच्छी है, आपकी शायद प्रैक्टिस अच्छी ना हो, तो आपको फटाफट से क्लिक नहीं होगा कि यहाँ पे क्या काम हो रहा है। अच्छा जी, ए डबल बी डबल ए, बट वही प्रैक्टिस अच्छी होगी तो फटाफट कर भी जाओगे। ए डबल बी डबल ए, ये कैसे पैदा कराओगे? देखो भाई, ए डबल बी डबल ए, तो ए बी है, तो ए बी के लिए ये बैठा है हमारे पास। अच्छा जी, बी ए के लिए हमारे पास ये बैठा है जी, बी ए के लिए, तो बस हो गया काम खत्म, है ना। तो एस इंप्लाइज, और ए बी के पीछे बी आपने से चिपका रखा है, और आखिरी में एक है, ए की टेंशन मेरे को होती नहीं, क्योंकि एस एस वो सिंगल ए पैदा करवा सकता है। ठीक है, तो बस जो जो मतलब कैरेक्टर से ना हमने, मतलब जो अल्फाबेट्स में जो मतलब ये कैसे सिंबल्स थे, उनके हिसाब से हमने काम किया। तो ए बी था, ए बी ये लेके आता है ना, और सॉरी, ए बी ये लेके आता है, बी ए है, बी ए कौन लेके आता है? बी ए ये लेके आता है, सिंगल ए चाहिए था, सिंगल ए ये लेके आता है, बस हमारी बात वही खत्म है। तो पहले ए बी बी ए और ए ऐसे चाहिए आपको, तो ठीक है जी, हम क्या करते हैं, एस इंप्लाइज एस एस, 3 एस ले आओ ना, आपका काम हो जाएगा। तो 2 एस तो आए बैठे हैं, तो इस एस से फिर एक और एस एस कर दो। ठीक है जी, 3 एस आ गए ना, तो बस हमारा काम खत्म है। अब मैं क्या कहूंगा, पहले एस से क्या पैदा कराऊंगा भाई? ए एस बी। अच्छा जी, अगले एस से क्या पैदा कराऊंगा भाई? बी एस ए। ठीक है, इस एस से क्या पैदा कराऊंगा भाई? एस ए एस। ठीक है, और बाकी ये जो एस थे इनको हम नल कर देंगे। ठीक है, इनको हम लोग नल कर देंगे, इसको भी नल, तो लो भाई ए बी बी ए और ए। ठीक है, आराम से पैदा हो गया। लो जी, तो डी ऑप्शन भी गलत, सी ऑप्शन भी गलत, तो ऑब्वियसली फिर डी इज द करेक्ट चॉइस। ठीक है, तो बी ए डबल बी ए, ये सारी उम्र आप नहीं ला पाओगे। देखो, कोशिश करो करने की, आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, अभी तो हिट एंड रन दिखा रहा हूँ, फिर एक प्रॉपर मेथड भी दिखाऊंगा कि हम कैसे इसको फटाफट से कर सकते हैं। बी ए डबल बी ए, बी डबल बी आप कोशिश करो, देखो बी ए लाने की ताकत है मेरे पास, ये बैठा बी ए। ठीक है, फिर डबल बी कैसे करोगे? ठीक है, वो थोड़ी सी दिक्कत है। तो अगर आपको लगता है कि बी ए, ये देखो बी ए के पीछे बी ए, देखो मैं आपको एक बार लिख के दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। बी ए डबल बी ए, ये है भाई। ठीक है, बी ए डबल बी ए, ये है स्ट्रिंग। तो बी ए लाने की मेरे पास ताकत है, और इधर से भी बी ए लाने की मेरे पास ताकत बन जाएगी, बट ये सिंगल बी बीच में कहां से लाओगे? सिंगल ए तो मैं ला सकता हूँ ऐसे ऐसे, सिंगल बी तो नहीं ला सकता बीच में। अच्छा, और कोई तरीका देखो भाई, बी ए डबल बी ए था, तो आप कर सकते थे कि ए बी ले लो। ठीक है, ए बी बी ए, फिर वही बात है, सिंगल बी कैसे लाऊं? ठीक है, तो हर एंगल से मैं फंसता हूं इसमें। ठीक है, तो बात नहीं बनेगी, थोड़ा सा इंट्यूशन से सोचोगे तो समझ में भी आएगा। और वैसे भी जब मैं 3 कर ही चुका हूं जनरेट, तो फिर नॉट वाले में तो फिर डी ऑप्शन ही करेक्ट बनेगा। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको प्रॉपर ब्यूटीफुल मेथड दिखाता हूँ। अगर आपको थोड़ी थोड़ी सी चीजें याद होंगी ना, तो आप बड़ी जल्दी काम को करोगे। देखो, अगर आपको वही इसलिए मैंने आपको इतने सारे तरीके दिखाए थे, मैंने आपको बार बार समझाया था भाई, कंस्ट्रक्शन ऑफ कंटेक्स्ट ग्रामर का जो मैंने वीडियोस बनाए थे, उनको बहुत ढंग से करना, क्योंकि उसमें मैंने हर एक टाइप की ग्रामर आपको लिख के दिखाई थी, और सारे के सारे ग्रामर इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो एज गेट एग्जाम में आ रखी है। ठीक है, आपको याद आ रहा होगा, इक्वल ए इक्वल बी, इक्वल एज एंड इक्वल बीस, मतलब मिंगल अप हो रहा है, ए और बी कैसे भी आ सकते हैं। देखो, अगर आपको सिंपली कहा जाए इक्वल नंबर ऑफ ए फॉलोड बाय इक्वल नंबर ऑफ बीस, इक्वल नंबर ऑफ एस फॉलोड बाय इक्वल नंबर ऑफ बीस, ए एस बी और नल, तो वो तो होती थी ना भाई, ये ए पावर एन बी पावर एन एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हम ऐसे लिख लेते थे। अब मैं क्या कह रहा हूँ, इक्वल एज एंड इक्वल बीस, मतलब ए और बी मिंगल अप हो रहे हैं कैसे भी। तो इस उस यू कैन से लैंग्वेज के लिए मैंने बहुत तरीके से ग्रामर लिख के दिखाई थी आपको, बहुत सारे तरीके से। और जो सबसे पहला तरीका मैंने लिख के दिखाया था, वो आपको याद आ रहा होगा, मैंने ये बताया था आपको, ए एस बी बी एस ए एस एस और नल। मैंने क्या कहा था, इधर से ए एस बी इधर से बी एस ए, दोनों को जोड़ देना, ये एस एस से मैंने जोड़ दिया, तो ए के पीछे भी बी के पीछे सारे आने शुरू हो जाएंगे, हमारा काम खत्म।
याद आ रहा होगा आप लोगों को। ये ग्रामर मैंने आपको लिख करके दिखाई थी इक्वल एज इक्वल बीस की, और भी बहुत सारे तरीके से लिख के दिखाई थी, बट मैं वो सब नहीं लिखूंगा यहाँ पे, टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं, वीडियो भी बहुत ज्यादा लंबा होगा। तो आपके लिए होमवर्क है, आप प्लीज मेरे कंस्ट्रक्शन ऑफ कंटेक्स्ट ग्रामर की वीडियो देखो, मैंने वहाँ सारा एक्सप्लेन किया हुआ है आप लोगों को, ठीक है जी। हाँ, तो ये ग्रामर जरा देखना, यहाँ पे जाने पहचानी नजर आ रही है, ये देखो ये नजर आ रही है वो, ठीक है, ये देखो ये नजर आ रही है। अच्छा, अब बस एक्स्ट्रा क्या है यहाँ पे, बस एक ये प्रोडक्शन एक्स्ट्रा जुड़ी हुई है, SAS। तो अब आप कॉमन सेंस से एक बात ये समझो, एस का जिम्मा क्या है, एस का जिम्मा है जी ए और बी को बराबर पैदा करवाना, ठीक है, और एक ये प्रोडक्शन साथ बैठी है SAS। तो इससे क्या फायदा होगा, आप जरा मेरे को ये समझाओ। देखो मैं ऐसे बोलूंगा, S इंप्लाइज SAS, ये भी इक्वल एस इक्वल बीस पैदा करेगी, ये भी इक्वल एस इक्वल बीस पैदा करेगी, तो ए एक्स्ट्रा हो सकते हैं। अब आपके मन में आएगा सिर्फ वन ए एक्स्ट्रा होगा, नहीं भाई, जितने चाहो उतने वन एक्स्ट्रा, उतने ए आप एक्स्ट्रा कर सकते हो। क्यों? क्योंकि कॉमन सेंस की बात है, एस गोज टू SAS जब आपने लगा ली, तो इस एस से भी यही कर लो ना, एस से एस, इस एस से भी यही कर लो, एस से एस, तो जितने चाहोगे उतने पैदा करवा सकते हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ए स्टार, ठीक है, वो आ रहा है यहाँ से हमारे पास, बिल्कुल आ रहा है। तो मतलब स्ट्रिंग में ए इक्वल एस इक्वल बीस के स्ट्रिंग है, और उसमें एज जितने चाहो आप उतने एक्स्ट्रा कर सकते हो, ये है ग्रामर, ठीक है। तो मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या कहना चाहता हूं कि ए और बी के मतलब ऑल दो स्ट्रिंग्स व्हिच हैव इक्वल एज एंड इक्वल बीस, और फिर जब हम वो कर लेंगे पैदा, जैसे देखो यहाँ से इक्वल एज इक्वल बीस, यहाँ से इक्वल एज इक्वल बीस, और फिर हम कुछ एज एक्स्ट्रा बीच में ला सकते हो, तो मतलब ऑल दो स्ट्रिंग्स इन विच नंबर ऑफ एज आर मोर देन नंबर ऑफ बीस, ये ग्रामर है। पकड़ में आई बात, ये एनालिसिस आनी चाहिए आपको। अब देखो, अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, चीजें आपने ढंग से पढ़ी हुई हैं, तो ये चीजें आपको माइंड में क्लिक करेंगी गेट एग्जाम में, नहीं तो फिर वही बात है, हिट एंड ट्रायल अपना बैठ के करो। और शायद मैंने तो जल्दी जल्दी बना के दिखा दिया, पास थ्री शायद आपसे ना भी बने, शायद आप लोग कंफ्यूज हो जाओ, तो फिर क्वेश्चन में आप अटक जाओगे भाई, ठीक है। तो प्लीज बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और मैंने आपको, देखो आपको याद आ रहा है, मन में बातें आ रही तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। मैंने बताया था ये ग्रामर बड़ी स्पेशल है, क्या स्पेशलिटी थी, इसमें हर एक स्ट्रिंग को पैदा करने के इनफाइनाइट तरीके थे। क्यों? क्योंकि नल को पैदा करने के इनफाइनाइट तरीके थे, याद है आपको, नल पैदा करने के देखो इनफाइनाइट तरीके, एस इंप्लाइज नल एक तरीका, अगला तरीका क्या होगा भाई, SS, इसको नल कर दो, इसको नल कर दो, अगला तरीका क्या होगा भाई, SS, और फिर इधर से SS, इसको भी नल, इसको भी नल, इसको भी नल, डॉट 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 डॉट, तो इनफाइनाइट तरीके हैं नल पैदा करने के, ठीक है। तो अब जो भी स्ट्रिंग आप बनाओगे, ऑब्वियस सी बात है, उसके लिए इनफाइनाइट तरीके निकलेंगे, है ना। क्योंकि देखो सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रिंग, ये देखो, जैसे अगर आपको ए बी पैदा करवाना था, यहाँ से नल पैदा कराने के इनफाइनाइट वेज दिखा देना, अगर नल के इनफाइनाइट वेज है तो फिर हर एक स्ट्रिंग का पैदा करने के इनफाइनाइट वेज निकलेंगे। क्यों? क्योंकि नल हम बीच में कहीं पे भी घुसा सकते हैं स्ट्रिंग के बीच में। जैसे सपोज करो, ये देखो S इंप्लाइज ASB, ठीक है, और S गोज टू नल, तो एस गोज टू नल करा ना भाई, अब यहीं पे देखो, यहां से समझो, एस गोज टू नल किया था, तो फिर अब मैं यहीं पे एस गोज टू एस एस और नल नल कर सकता था, फिर एस गोज टू एस एस, फिर ये चीज पेस्ट कर सकता था यहाँ पे, ये पास ट्री पूरा यहाँ पे पेस्ट कर सकता था, जितने चाहो उतने ऐसे ऐसे बनाता जाऊंगा, पेस्ट करते जाऊंगा। तो मतलब ए बी स्ट्रिंग को पैदा करने के इनफाइनाइट वेज, सिमिलरली बी ए स्ट्रिंग को पैदा करने के इनफाइनाइट वेज, एंड सो ऑन। तो इस ग्रामर की एक खास बात है कि हर एक स्ट्रिंग के लिए इनफाइनाइट वेज है हमारे पास, ठीक है। तो ये थोड़ी ब्यूटीफुल बात थी, मैंने आपको शायद सारा समझा रखा है। आप प्लीज मेरे टीओसी के लेक्चर्स देखो, आपको मजा आ जाएगा पढ़ के, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। एक बार आपने मेरे से पढ़े ना टीओसी, उसके बाद आपको मतलब ऐसे लग लो, ऐसे समझ लो गेट के क्वेश्चन तो केक वो की तरह सॉल्व होते जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, तो ठीक है, तो अब आपको समझ में आ चुका है, तो SAS, और फिर ये समझ में आ गया ना भाई सब लोगों को, SAS और S इक्वल एज इक्वल भी पैदा करेगा, ये भी इक्वल एज इक्वल पैदा करेगा, बीच में हम A, और जितने चाहेंगे उतने हम मतलब एज फंसा सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर, तो सारे वो स्ट्रिंग्स पैदा हो जाएंगे जिसमें एज फालतू होंगे 20 से, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज बहुत ज्यादा ध्यान रखना, अगर आपने ये प्रोडक्शन लगाई S इंप्लाइज SAS, अगर आपने ये प्रोडक्शन लगाई तो ए फालतू आएंगे 20 से, ठीक है। अच्छा जी, तो अब मेरे को जरा प्रॉपर लैंग्वेज बताओ, लैंग्वेज जनरेटेड बाय दिस ग्रामर विल बी व्हाट। तो लैंग्वेज जनरेटेड बाय दिस ग्रामर विल बी ऑल दो स्ट्रिंग्स ओवर A एंड B in which number of A's are more और number of A's are equal to number of B's। प्लीज ये बात ध्यान रखना, इस बात पे ध्यान लगाओ। देखो मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको समझाता हूँ। ये देखो भाई, S इंप्लाइज ASB BSA SS और नल, ये आपकी जानी पहचानी ग्रामर है। ये इतना पार्ट क्या करेगा भाई, इक्वल एज इक्वल बीज पैदा करवाएगा। उसके बाद SAS अगर आपने लगा दिया तो फिर एज फालतू आ सकते हैं, कितने फालतू, जितने चाहोगे उतने एज आप फालतू कर सकते हो। मेरे ख्याल से मैंने आपको पहले भी बहुत बार एक्सप्लेन कर दिया है, बार बार मेरे ख्याल से मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। देखो हम जितने चाहें उतने एज फालतू ला सकते हैं, ठीक है। और एज कहां पे ला सकते हैं, शुरू में, लास्ट में, बीच में, जहां चाहो आप वहां डाल सकते हो, उसमें भी हमारे को कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आपको इस बात में भी डाउट है तो ये देखो, S इंप्लाइज SAS करो, इस S को नल कर दो, तो अब इस S से इक्वल बीज लाना, तो एज एक्स्ट्रा आपको चाहिए तो आप शुरू में ला सकते हो, ठीक है। एंड में चाहिए तो आप एंड में ला सकते थे ए फालतू, जैसे SAS
इस एस को नल कर देना, यहाँ से इक्वल बीज ले आना और यहाँ से ए फालतू लाना तो ले आना। और अगर नल क्यों करते हो आप इस एस को नल, क्योंकि वही बात है, ये तो एक ए फालतू देगा। अगर आपको और फालतू चाहिए थे तो आप यहाँ से फिर एस से एस कर लेना ना भाई, है ना, यहाँ से फिर एक एस से एस कर लेना। तो जितने चाहोगे एंड में यहाँ पे इक्वल भी आएंगे, जितने चाहोगे उतने एस एक्स्ट्रा आप एंड में ला सकते हो। और यहाँ से इसको भी वही बात है, देखो अब इसको भी ऐसे मत करो, नल मत करो, आप यहाँ से इसको ऐसे खींच दो ऐसे एस, फिर आगे और ऐसे एस डॉट 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 डॉट, तो यहाँ पे इक्वल बीज लाएगा, इस एस का काम होगा इक्वल बीज लाना। उसके बाद फिर यहाँ से हम और एक्स्ट्रा जितने चाहोगे उतने एस शुरू में ला सकते हैं। और मिंगल अब बीच में करवाना है तो बीच में भी हम करा सकते हैं, ऑब्वियस बात है, इस एस से कुछ कुछ पैदा करवा लेना, बीच में भागने का तरीका एस से, फिर हम एस से एस और आगे ले आएंगे। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। तो मतलब कहीं पे भी मैं एक्स्ट्रा एस फंसा सकता हूं स्ट्रिंग के अंदर जहां मेरा मन करेगा, ठीक है। इक्वल बीज पैदा करते रहो, जहां मन करेगा बीच में एस के इंजेक्शन लगा सकते हो, जहां मन करे आप एक्स्ट्रा एस घुसा सकते हो। इतनी बात समझ में आ रही है ना भाई, ठीक है। तो जैसे ये देखो कोई स्ट्रिंग था जिसमें इक्वल एस इक्वल बीज थे, डबल ए डबल बी ऐसे कुछ स्ट्रिंग था। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा एस फंसाना चाहो फंसा सकते हो, यहाँ पे एक्स्ट्रा एस फंसाना चाहो फंसा सकते हो, एंड सो ऑन, जहां चाहो वहां फंसा सकते हो एक्स्ट्रा एस। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाहता हूं कि ए और बी बराबर पहले हम कोशिश करते हैं करने की, और ये देखो इससे ए और बी बराबर करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद फिर हम एक्स्ट्रा एस जितने चाहे उतने घुसा सकते हैं। तो प्लीज लास्ट टाइम बोल रहा हूं, दिस ग्रामर विल जनरेट ऑल दो स्ट्रिंग्स ओवर ए एंड बी इन विच नंबर ऑफ एज आर मोर देन नंबर ऑफ बीज और नंबर ऑफ एज आर इक्वल टू नंबर ऑफ बीज। तो मोर, नंबर ऑफ एज आर मोर, ये चीज, ये जो प्रोडक्शन है ये कुछ काम कर रही है वो सारा, ठीक है। तो नंबर ऑफ एज मोर की कहानी इससे आएगी और इससे इक्वल वाली कहानी आएगी। तो प्लीज, है ना, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया, अब आपको प्रॉपर फ्लो के साथ समझ में आ गया होगा हम यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है जी। तो वही बात है, ये एस और ये एस इक्वल पैदा कराएगा और बीच में हम एज लाते रहेंगे। आई थिंक मैंने काफी बार बोल दिया, वो और ज्यादा बोलना टाइम बर्बाद है और कुछ नहीं, ठीक है। तो अब देखो, अब अगर आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं तो अब देखो क्वेश्चन फटाफट से आप अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। तो अब ऑप्शन की चेकिंग करो। अब अगर आपको समझ में आता है, इतना डिटेल अगर आपको पता है, आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर रखी है, मेरे वीडियो ढंग से देख रखे हैं, तो ये सब आपको समझ में आ चुका होगा। और अगर आ गया है तो फिर आप देखो क्वेश्चन कितनी जल्दी अटेम्प्ट होगा। तो वही बात, गेट में बैठे बैठे इमेजिन करो, अगर आपने मेरी प्रैक्टिस अच्छे से कर रखी है, गेट में बैठे बैठे ऐसा क्वेश्चन आया आपके सामने, आप विजुअलाइज कर जाओगे और बिल्कुल नीट एंड क्लीन क्रिस्टल क्लियर आंसर कर जाओगे, क्योंकि आपको ग्रामर समझ में आ चुकी है। ग्रामर समझ में आ चुकी है तो फिर आप बताओगे देखो भाई इसमें इक्वल बीज, ठीक है जी, पक्की बात है जनरेट हो जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, है ना। इसने बोला ना नॉट जनरेटेड, तो ये जनरेट हो जाएगा। इसमें देखो भाई ए फालतू है, बी से 3 है और 2 भी है, पक्की बात है पैदा हो जाएगा। इसमें भी 3 है 1 भी है, तो मतलब पक्की बात है ए फालतू है, हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बी फालतू है ऐसे, जो कि सारी उम्र पैदा नहीं होगा। आप कोशिश कर सकते हो इस ग्रामर से नहीं आने वाला, क्योंकि मैंने आपको ग्रामर की लैंग्वेज बता दी है। और मेरे साथ अगर आप मतलब इतनी नॉलेज लेना चाहते हो तो आपको मेरे वीडियोस ढंग से देखने पड़ेंगे, प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, तब आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन क्रिस्टल क्लियर नॉलेज के साथ ग्रामर से लैंग्वेज बहुत जल्दी पहचान करोगे गेट एग्जाम में। और एक बार आपको ग्रामर की लैंग्वेज पहचान में आ गई, फिर तो भाई क्वेश्चन केक वॉक की तरह होता है, कोई टेंशन नहीं आती। चलो ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं जंप करता हूं। तो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना समझाएगा। इसलिए मैंने आपको बार बार समझाया था इक्वल बीज के मैंने बहुत सारे तरीके से ग्रामर लिख के दिखाई थी, और मैंने कहा था एक एक जो मैं ग्रामर लिख के दिखा रहा हूँ वो सारी इंपॉर्टेंट है, एज इस गेट एग्जाम में आएगा, ठीक है। प्लीज वीडियो चेक करो भाई, कंस्ट्रक्शन ऑफ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर के मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है आप लोगों को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्या है भाई, द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन दैट एक्सेप्ट द रेगुलर लैंग्वेज एल W1 A W2 W1 W2 बिलोंग टू AB स्टार, मतलब W1 और W2 स्ट्रिंग्स है ओवर AB, और W1 की लेंथ है 2, W2 की लेंथ है ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इज। बताओ ये क्या है, थोड़ा सा घुमा रखा है क्वेश्चन, अगर मैं इसको थोड़ा सा साफ सुथरा लिख दूं तो आप एक झटके में पकड़ जाओगे। देखो भाई W1 W2 क्या है भाई, स्ट्रिंग्स है ओवर A एंड B, W1 की लेंथ 2 है, W1 की लेंथ 2 है, इसका मतलब क्या होगा, शुरू में W1 है भाई। लैंग्वेज में स्ट्रिंग में क्या है भाई, लैंग्वेज में स्ट्रिंग्स है, और स्ट्रिंग के कैसे हैं, 3 टुकड़े हैं स्ट्रिंग में। पहला टुकड़ा है W1, अगला टुकड़ा है A और अगला टुकड़ा है W2, ठीक है। और W1 की लेंथ आपको बोल रखी है 2 है, एग्जैक्टली 2 है, तो इसका मतलब W1 क्या हो सकता है भाई, अगर रेगुलर एक्सप्रेशन तरीके से लिखूंगा तो आप एक झटके में पकड़ोगे, A प्लस बी तो आप समझ गए डबल ए बी बी ए बी बी, चार स्ट्रिंग बनेंगे दो लेंथ की, तो वो हमने सारे लिख दिए, तो A प्लस बी ऐसे लिख दिया। उसके बाद ये पहला टुकड़ा W1 हो चुका है, फिर A आ रहा है, तो लो मैंने A लिख दिया। उसके बाद क्या है W2 है, W2 की लेंथ इसने क्या करी है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अगर W2 की लेंथ हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है तो इसका मतलब क्या होगा भाई, 3 लेंथ का लिखो पहले, तो 3 लेंथ आपको लिखना आता है भाई, A प्लस बी, फिर A प्लस बी और फिर A प्लस बी, 3 लेंथ होगी ना। अच्छा उसके बाद फिर कितनी मर्जी और आगे एक्स्ट्रा आ सकता है, तो वो आप समझ पा रहे हो A प्लस बी का होल स्टार, ठीक है। तो 3 या 3 से ज्यादा लेंथ, ये 3 लेंथ आ गई, उससे ज्यादा लेंथ चाहिए तो A प्लस बी का होल स्टार, मतलब आगे जो चाहोगे आप वो घुसा सकते हो। आई थिंक समझ में आ गया भाई। बस अब रेगुलर एक्सप्रेशन अगर लिख दी गई है
तो फिर तो हमारा काम खत्म है, फिर तो हम बहुत जल्दी इसके लिए डीएफए बना सकते हैं और स्टेट्स बता सकते हैं। डीएफए के लिए मैं आपको मैसेज बता, मिनिमम लेंथ का स्ट्रिंग देखो, बार-बार समझाता है, याद है ना आपको, अगर हमारे पास जैसे इनफाइनाइट लैंग्वेज है तो मिनिमम लेंथ का स्ट्रिंग देख करके हम लोग अपना डीएफए बनाया करते थे, तो अगर फाइनाइट लैंग्वेज होती थी तो हम मैक्सिमम लेंथ का स्ट्रिंग देख करके डीएफए बनाया करते थे। आपको याद आ रहा होगा, मैंने सब एक्सप्लेन कर रखा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ एफए के मेरे वीडियो देखो, कैटेगरी बाय कैटेगरी मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, वहाँ पूरा डिटेल में मैंने सब समझा रखा है। ठीक है जी, बताओ मिनिमम लेंथ का स्ट्रिंग कितना होगा? देखो यहाँ से एक लेंथ पकड़ोगे ना, ए पकड़ोगे, बी पकड़ोगे, यहाँ पे भी एक लेंथ, मतलब 1 2 3 4 5 6 लेंथ आ गई। मैं करूं 1 2 3 4 5 6 लेंथ है अभी ये, ठीक है ना, 6 लेंथ होगी तो मिनिमम 6 लेंथ का स्ट्रिंग है, तो पक्की बात है 7 लेंथ का डीएफए बनेगा। बट एक छोटी सी शायद मिस्टेक कर सकते हो, जल्दबाजी में आप 7 पे टिक लगा के आ जाओगे, बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे देखो भाई, थर्ड थर्ड जो सिंबल होगा ना स्ट्रिंग का, वो ए ही होना चाहिए, बी नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर थर्ड सिंबल बी भी तो हो सकता है, तो अगर बी हुआ तो फिर डीएफए तो हर एक पॉसिबिलिटी देनी है, तो जैसे ही थर्ड सिंबल बी निकलेगा तो हम उसको डेड स्टेट पे लेके जाएंगे, तो 7 + 1 टोटल 8 स्टेट का डीएफए बनेगा। वही बात है, मैं तो मतलब वही प्रैक्टिस है तो मैं फटाफट से बोलता चले जा रहा हूँ, लेकिन अगर शायद आपको दिक्कत लग रही है तो मैं आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको डीएफए बना करके भी दिखा देता हूँ। तो मेरे मेरे हिसाब से आंसर 8 आएगा, और फिर भी मैं अभी आपको बना करके दिखा देता हूँ। मेरी तरफ से आंसर 8 है, मैं बना करके भी आपको अब दिखा देता हूँ। देखो भाई कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। तो इनिशियल सेट हम पकड़ेंगे, थोड़ा सा इधर कर दूं काम को, है ना, छोटा छोटा भी कर देता हूँ, और मतलब मेरे को देखने में आसानी रहेगी, है ना, और डीएफए भी हम आराम से यहाँ इस एरिया में बनाते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम इनिशियल स्टेट क्यू नॉट पे होंगे, ठीक है, क्यू नॉट पे होंगे। अच्छा जी, फिर आपने ए पढ़ा या बी पढ़ा तो आप क्यू वन स्टेट पे आ जाओगे। उसके बाद आपने ए पढ़ा या बी पढ़ा, आप Q2 स्टेट पे आ जाओगे। हाँ जी, तो ए प्लस बी की कहानी खत्म, ए प्लस बी की कहानी खत्म। उसके बाद आपको सिर्फ ए ही पढ़ने की इजाजत है, बी पढ़ने की इजाजत नहीं है। तो मतलब ए पढ़ोगे तो आप Q3 पे आओगे, और अगर बाय चांस आपने थर्ड सिंबल बी निकलाया तो आप डेड स्टेट पे चले जाओगे, यहाँ पे ए और बी की लूप चला दोगे। ठीक है, अच्छा जी, तो यही है ना, क्योंकि डीएफए बताना था इसलिए, है ना, ये समझ में आ रहा है ना भाई। देखो डीएफए बोला इसने, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटन, मिनिमम लेंथ, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स। वही बात है, मैं बार बार समझाता रहता हूँ आपको, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स डीएफए के लिए पूछेगा क्वेश्चन, क्योंकि मिनिमम डीएफए यूनिक होता है हमारे पास रेगुलर लैंग्वेज के लिए। अगर आप नॉर्मल डीएफए की बात करोगे या एनएफए की बात करोगे तो इनफाइनाइट डीएफए या इनफाइनाइट एनएफए आप बना सकते हो किसी भी रेगुलर लैंग्वेज के लिए। मैंने आपको बहुत बार एक्सप्लेन कर रखे सारे पॉइंट्स, बार बार मेरे से मत बुलवाओ। ठीक है जी, चलो भाई आगे आ जाओ फटाफट अब। ठीक है, तो अब ए कॉमा बी ए हो गया, मैं लिख लेता हूँ इधर। फिर ए प्लस बी है ना, तो मतलब वही बात है, ए या बी पढ़ो, आप Q4 पे जाओगे। अच्छा जी, उसके बाद फिर दो बारी और लिखना है ना, तो दो बारी और हम लिख लेते हैं। एक बारी और लिखो, ए कॉमा बी Q5, फिर एक बार और लिखो ए कॉमा बी Q6, एंड Q6 विल बी आवर फाइनल। और उसके बाद जो मर्जी आता है हमारे को फर्क नहीं पड़ेगा। तो देख लो भाई, Q0 से Q6 की गिनती कितनी होगी, 7 7 + 1 8 स्टेट, तो 8 स्टेट का डीएफए बना है। ठीक है, आपके सामने मैंने बना करके दिखा दिया है, छोटा कर देता और दिख जाएगा आपको। ठीक है जी, तो थिंक क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से इसमें टाइम वेस्ट करने का हमारे को कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, चलो ठीक है जी, तो कर लो भी फटाफट से नोट डाउन, फिर मैं और आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो प्लीज बहुत ज्यादा ध्यान रखना भाई, मिनिमल डीएफए यूनिक बनता है, और उसी की आपके पास हमेशा गेट एग्जाम में स्टेट्स पूछे जाएंगे। बट अगर एनएफए या डीएफए पूछेगा तो इनफाइनाइट, किसी भी रेगुलर लैंग्वेज को आप पकड़ दो, हर एक रेगुलर लैंग्वेज के लिए मैं इनफाइनाइट एनएफए और इनफाइनाइट डीएफए बना करके दिखा सकता हूँ आपको। ठीक है जी, चलिए ठीक है, ओके, नोट डाउन कर लो इसको। और नहीं पता आपको ये पॉइंट तो प्लीज मेरी वीडियो देखो भी, मैं यहाँ पे बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये तो सिंपल क्वेश्चंस में सोल्व कर रहा हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहा हूँ मैं, नोट डाउन कर लो इसको फटाफट। ठीक है, हाँ, तो ये हमारा क्वेश्चन था, ये हमने रेगुलर क्वेश्चन लिख के दिखा दी, और ये हमारा यू कैन से डीएफए हो गया। ठीक है, कर लेना भाई नोट डाउन इसको। तो इस क्वेश्चन में बस क्रक्स ये था, वैसे तो एक नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल डेड इजी, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो क्रक्स बस ये था यहाँ पे कि तीन टुकड़े हैं, बस ये तीन टुकड़े पहचानो, W1 A W2। W1 के लिए आप एक्सप्रेशन लिख लो, A लिख लो, फिर W2 के लिए एक्सप्रेशन लिख लो, बस उसके बाद कहानी खत्म है, फिर कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं अब जंप कर रहा हूँ, करो जंप। लो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा अच्छे से दिख जाएगा आप लोगों को। ठीक है, थोड़ा और बड़ा कर दूं, लो अब ठीक है। हाँ जी, देखो भाई क्या कह रहा है, कंसिडर द context free grammars over the alphabet ABC given below, SNTR नॉन टर्मिनल्स। ठीक है, SOT नॉन टर्मिनल्स है, और ये हमारे पास दो ग्रामर गिवन है। और अब आपसे पूछ रहे हैं लैंग्वेज LG1 इंटरसेक्शन LG2 इज, बताओ लैंग्वेज क्या होगी, LG1 इंटरसेक्शन LG2। तो देखना पड़ेगा पहले तो लैंग्वेज क्या है भाई, जीवन क्या कह रहा है, S implies ASB और T। ठीक है, और T goes to CT और null। तो कॉमन सेंस सोचो भाई, ASB याद आ रहा होगा आपको, देखते ही ASB मतलब ए और बी बराबर आते थे, याद आ रहा है आप लोगों को, देखो ASB हम ऐसे लिखते थे, फिर एस को हटा देते थे और बोलते थे, फिर इसको हमने ऐसे लिख दिया ASB, फिर इस एस को हटा देते थे और हम बोल देते थे
एस बी और फिर एस गोज टू टी, टी गोज टू नल हो सकता था। तो मतलब इक्वल एस इक्वल बीस आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी, और क्या आ रहा है फिर, अगर आप भागना चाहते थे टी से सीधा नल करके भी भाग सकते थे, लेकिन टी से फिर सी टी भी, मतलब जितने चाहोगे उतने सीज भी आप पैदा कर सकते हो। ये समझ पा रहे हो ना भाई। टी क्या पैदा करवा रहा है, सी टी सी टी सी टी, मतलब जितने चाहोगे उतनी बार सी 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 और नल करके भाग जाओगे। तो मतलब टी से आप नल भी पैदा करा सकते हो, सिंगल सी भी पैदा करा सकते हो, डबल सी भी, ट्रिपल सी भी, डॉट 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 डॉट, कितने चाहो उतने पैदा करा सकते हो। तो इसका मतलब क्या होगा, ए और बी तो बराबर है, बीच में क्योंकि एस से हम भागेंगे ना टी से, तो टी इंप्लाइज ये होगा, तो बीच में जो आएगा वो क्या आएगा भाई, कितने भी सीज आ सकते हैं, ठीक है। तो घुमा फिरा करके मैं इतना कह सकता हूं, इसकी जो लैंग्वेज होगी वो क्या होगी भाई, किधर लिखे, चलो यहीं लिख के दिखाते हैं। इसकी लैंग्वेज क्या होगी भाई, ए पावर एन सी बी पावर एन सच दैट एन, अब देखो एक सिंगल सी तो है नहीं ना यहाँ पे, सी तो जितने मर्जी चाहो उतने ला सकते हो, तो सी पावर एम लिखना सच दैट। अब आप मुझे जरा समझाओ एन कॉमा एम ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लिखूं, 0 लिखूं, 1 लिखूं, 2 लिखूं एंड सो ऑन, यही सब कंफ्यूजन आते हैं गेट एग्जाम में आपको। तो मुझे जरा समझाओ क्या लिखेंगे हम इसमें। कॉमन सेंस की बात है, अभी देखो सीधी सी बात, एस गोज टू टी, ए एस बी मत लगाओ, टी टी गोज टू नल, तो मतलब ए और बी एक बारी बिना दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। और वही बात है सी एक बारी बिना दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, क्योंकि टी गोज टू नल था। तो ऑब्वियसली बात है एन कॉमा एम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगी भाई। दिस इज द लैंग्वेज G1, मतलब एल जी वन इज दिस। अच्छा एल जी टू बताओ भाई, वही बात है बी एस ए बी एस ए बी एस ए, मतलब बी ए बी ए बी ए बी ए लाएंगे, ऐसे ही समझ पा रहा है ना भाई। देखो बी ए बी ए बी ए लाते जाएंगे, और भागने का तरीका क्या होगा, बीच में एस से भागेंगे हम टी से, और टी क्या जा सकता है नल पे, या फिर सी टी सी टी, मतलब जितने जाओगे उतने से और पैदा करा सकते हो। तो घुमा फिरा करके हम इस लैंग्वेज को क्या बोलेंगे भाई, है ना, दिस लैंग्वेज विल बी व्हाट, बी पावर एन सी पावर एम ए पावर एन सच दैट, वही बात आएगी भाई एन कॉमा एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी, ठीक है। मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आप समझ चुके होंगे। और बस ये थोड़ा सा सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बता दिया और कुछ नहीं, ताकि आप ग्रामर की हो ना तो आप लैंग्वेज पहचान कर सको। इंटरसेक्शन वाली कहानी तो मैं एक झटके में कर जाऊंगा, उसकी टेंशन मत लो। मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा लैंग्वेज की पहचान करा रहा था और कुछ नहीं। गेट एग्जाम में सब करने की जरूरत नहीं थी, बट स्टिल थोड़ा सा मैंने पहचान करवा दिया आपको। अच्छा अब आप जरा मुझे सुनाओ इन दोनों लैंग्वेज का इंटरसेक्शन क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर बी ए आ गया या फिर यहाँ पे ए बी आ गया, तो फिर वो स्ट्रिंग तो सारी मर ध्यान है। मतलब आपने सिंपल बात करो, ए बी ले लिया आपने, एन की वैल्यू 1 ले लिया, अगर आपने अगर एन की वैल्यू 1 ले ली तो ए बी आएगा। अब सी जितने मर्जी लाते रहो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सारी उम्र आपको वो स्ट्रिंग यहाँ पे नहीं मिलेंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या गारंटी करता है, अगर एन की वैल्यू आपने यहाँ पे 1 ले ली, ऐसे समझो देखो, अगर एन की वैल्यू आपने यहाँ 1 ले ली तो शुरू ए से होगा एंड बी से होगा स्ट्रिंग, और यहाँ पे अगर एन की वैल्यू 1 ली तो शुरू बी से होगा एंड ए से होगा। तो ऑब्वियस बात है दोनों में कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, बात नहीं बनने वाली। तो मजबूरी में हमारे को एन 0 लेना पड़ेगा, यहाँ पे भी एन 0 लेना पड़ेगा, तो फिर ओनली सी बचते हैं। तो घुमा फिरा करके क्या लैंग्वेज बनेगी भी, सी स्टार, ठीक है, क्योंकि सी पावर एम बचेगा ना भाई, और एम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो नल नल दोनों में है, कॉमन है, सिंगल सी डबल सी ट्रिपल सी 4 सी 5 सी एंड ऑन सब कुछ कॉमन है। तो बस अभी बात खत्म होगी। तो लैंग्वेज कॉमन है सी स्टार। अब पढ़ो ऑप्शंस, फटाफट से आंसर करते हैं। फाइनाइट, एल जी वन इंटरसेक्शन एल जी टू इज फाइनाइट, नो बकवास है बात, इनफाइनाइट है सी स्टार, इनफाइनाइट लैंग्वेज है। नॉट फाइनाइट बट रेगुलर, बात बिल्कुल ठीक है। कंटेक्स्ट बट नॉट रेगुलर, बकवास है बात, है ना, रेगुलर तो है ये, ऐसे तो नहीं मैं कह सकता। अच्छा रिकर्सिव बट नॉट कंटेक्स्टिव, बकवास है बात, रिकर्सिव बट नॉट कंटेक्स्टिव, नो। क्योंकि देखो रेगुलर है तो अपने आप से कंटेक्स्टिव भी है ही है। अब देखो आजकल एमएसक्यू आ रहा है ना भाई, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा गेट एग्जाम में, आपको फंसाने के लिए ऐसे बोल देंगे। यहाँ पे क्या कह सकते थे, कंटेक्स्टिव बट नॉट रेगुलर, तो आप सिंपल यहाँ पे ऑप्शन कंटेक्स्टिव बट नॉट रेगुलर की बजाय ये ऑप्शन होता है अगर, तो आप क्या करते हैं, कंटेक्स्ट फ्री, इस पे ऑब्वियसली टिक लगता है। क्यों, क्योंकि रेगुलर आई है, रेगुलर आई है तो फिर अपने आप से कंटेक्स्ट फ्री है ही है, ठीक है। और खाली रिकर्सिव आ जाता बट नॉट कंटेक्स्ट फ्री, ये वाला पार्ट अगर हट जाता तो ये ऑप्शन भी ठीक हो जाता। और यहाँ पे ये बट नॉट रेगुलर ये वाला पार्ट हट जाता, कंटेक्स्ट फ्री रिकर्सिव सब पे टिक लग जाता, क्योंकि एमएसक्यू आ रहे हैं ना आजकल, तो क्वेश्चन बनता है रेगुलर है तो रेगुलर है अपने आप से, सीएफएल भी है, सीएसएल भी है, रिकर्सिव भी है, रिकर्सिव भी है, सब कुछ है। ऐसे समझ में आएगा अगर सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, और इंटरसेक्शन वाली बात थी तो शॉर्टकट, अब देखो शॉर्टकट कैसे होगा, ये तो मैंने पूरा डिटेल एनालिसिस आपको करके दिखा दिया। शॉर्टकट बहुत सिंपल है। कॉमन पार्ट देखो भाई, एस इंप्लाइज ए एस बी और टी, एस इंप्लाइज बी एस ए और टी, ये देखो टी इंप्लाइज सी टी और नल, और यहाँ पे भी देखो भाई टी इंप्लाइज सी टी और नल। भागने का तरीका ऐसा है ना भाई, ऐसे भागोगे तो टी से भागोगे। यहाँ पे देखो भाई दोनों ही ग्रामर में ऐसे भागने का तरीका टी है, और टी इंप्लाइज दिस दे रहा है, तो और टी से क्या पैदा हो रहा है, सी स्टार पैदा हो रहा है। तो कॉमन सेंस से समझ में आ रहा होगा भाई, कॉमन पार्ट सी स्टार ही निकलेगा। थोड़ा सा आप सोचोगे तो आपको समझ आ जाएगा मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। शॉर्टकट आप जल्दी जल्दी, वही बात है, जितनी प्रैक्टिस अच्छी, जितने एनालिसिस अच्छे, उतनी जल्दी आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट। नॉलेज इज पावर, बार बार समझाता हूँ मैं आपको। 1 मार्क का क्वेश्चन था तो ऑब्वियस ही बात है, देखते समझ में आ रहा होगा भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन होता तो थोड़ा सा डर जाया करो भाई, हाँ भी शायद इसमें कुछ ना कुछ ट्विस्ट हो सकता है। 1 मार्क के क्वेश्चन में कोई खास इतने ज्यादा ट्विस्टिंग क्वेश्चंस नहीं बनते, है ना। तो प्रोफेसर भी पता है भाई, थोड़ा सा इतना जुल्म नहीं करेंगे आप पे कि 1 मार्क में भी ट्विस्टेड क्वेश्चन डालें वो, तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन डालते हैं। तो आपको देखते समझ में आएगा भाई, टी प्लस सी टी और टी प्लस सी टी, टी और यहाँ पे नल नल जा रहा है तो नल सी डबल सी ट्रिपल सी 4 सी 5 सी एंड सो ऑन, ये सब पार्ट कॉमन आ जाएगा, बस दैट्स इट, ठीक है। तो चलिए ठीक है, दैट्स इट। मेरे ख्याल से मेरे को और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, तो ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। तो अब हम जंप करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
इसको एक बार छोटा सा कर देता हूँ मैं, नोट डाउन कर लेना आप लोग, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। हाँ जी, कर लिया। चलो अब हम जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो आगे क्या कह रहा है, लेट डेल्टा डिनोट द ट्रांजिशन फंक्शन एंड डेल्टा कैप डिनोट द एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन ऑफ एन नल एनएफए whose ट्रांजिशन टेबल इज गिवन बिलो। ये ट्रांजिशन टेबल गिवन है। डेल्टा कैप अगर आपको वैसे पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो एनएफए विद नल मूव का मेरा वीडियो देखो, मैंने वहां सारा एक्सप्लेन कर रखा है। डेल्टा कैप इज द एक्सटेंडेड डेफिनेशन ऑफ डेल्टा, जहाँ पे हम लोगों को स्ट्रिंग पढ़ने की इजाजत होती थी, ठीक है, याद आ रहा होगा सबको, नहीं याद आ रहा तो प्लीज मेरे मतलब एनएफए विद नल मूव का वीडियो देखो, वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। और वैसे इतनी खास जरूरत नहीं है क्योंकि हम इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और देखो मैंने बोला था ना कि स्ट्रिंग पढ़ने की इजाजत होती थी, तो वही बात है। देखो डेल्टा कैप क्यू टू ए बी ए, तो ए बी ए एक स्ट्रिंग है। जनरली हम डेल्टा के साथ क्या बोलते थे भी, डेल्टा क्यू नॉट कॉमा ए, डेल्टा क्यू वन कॉमा बी, ऐसे, क्योंकि हम सिंबल पढ़ाया करते थे ना, किसी स्टेट पे हम कोई सिंबल पढ़ते थे, सिंबल ही पढ़ने की इजाजत होती थी, है ना। लेकिन यहाँ पे हम पूरा पूरा स्ट्रिंग पढ़ा देते हैं डेल्टा कैप के साथ, तो ये एक्सटेंडेड डेफिनेशन होती थी डेल्टा की और कुछ नहीं। हाँ जी, तो डेल्टा कैप क्यू टू ए बी ए इज व्हाट, तो डेल्टा कैप क्यू टू ए बी ए का मतलब क्या होगा, ए बी ए पढ़ने के बाद क्यू टू से हम किस किस स्टेट पे जंप कर सकते हैं, ठीक है। तो डेल्टा कैप Q2 ABA, दिस मीन्स व्हाट, स्टार्टिंग फ्रॉम Q2, क्योंकि हम Q2 की कहानी करें ना, Q2 पे हम खड़े होंगे, ऐसे समझेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम Q2, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं लिख रहा हूं, स्टार्टिंग फ्रॉम Q2 set of all states, set of all states which are reachable from Q2, which are reachable from Q2 after reading ABA पढ़ने के बाद, आफ्टर रीडिंग स्ट्रिंग ABA पढ़ने के बाद Q2 से कहां कहां हम पहुंच सकते हैं, वो सारा कुछ हमारे को डेल्टा कैप Q2 ABA बताएगा। बस वही आपसे फिर ऑप्शन देकर के पूछ रहा है कि कहां कहां जा सकते हैं। अब देखो भाई बच्चे क्या करते हैं, देखो 2 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो कंफ्यूजन आती हैं। तो देखो अब बच्चे क्या सोचेंगे कि Q2 पे खड़े होकर आपने ABA पढ़ाया, तो मतलब सबसे पहले ए पढ़ाया होगा Q2 पे खड़े होकर, तो Q2 पे खड़े होकर ए पढ़ने का मतलब फाई दे रखा है, तो मतलब कोई कहीं कुछ जाना ही नहीं है, तो ऑब्वियसली आप बोलोगे आंसर फाई। और प्रोफेसर इतने इंटेलिजेंट है, देखो उन्होंने पहले ही ऑप्शन बी फाई आपको बना करके दे दिया, ताकि बहुत सारे बच्चे इस फाई पे टिक लगा करके आ जाएंगे, कहेंगे अभी Q2 से तो ए पढ़ने की इजाजत नहीं, तो खत्म करो कहानी। लेकिन ऐसे होना नहीं है भाई, ठीक है, प्लीज ध्यान रखना, ये गलत है बिल्कुल, थोड़ा सा अभी पहले सोचना पड़ेगा। तो नल नल भी दे रखे हैं इन्होंने, तो इस क्वेश्चन के लिए बेटर क्या है, आप स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बना लो, टेबल के थ्रू चलोगे ना भाई कंफ्यूजन पैदा होंगी, बेटर है आप स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनाओ, फटाफट से समझ में आएगा। 4 स्टेट है ना भाई, क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री, फटाफट बनाओ भाई, क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो भाई क्या क्या कह रहा है, क्यू शुरू हो जाओ भाई फटाफट। हाँ जी, तो क्यू नॉट पे नल पढ़ के हम लोग Q2 पे जाते हैं, नल मूव वाला है ना भाई इसीलिए, तो नल नल मूव से हम लोग Q2 पे आ जाते हैं। अच्छा जी, क्यू नॉट पे ए पढ़ के हम लोग Q1 पे चले जाते हैं, ए पढ़ के लो जी हम Q1 पे चले जाते हैं, बी पढ़ के हम लोग क्यू नॉट पे रह जाते हैं, बी की सेल्फ लूप, Q1 पे नल पढ़ के Q2 पे चले जाते हैं। अच्छा जी, Q1 पे ए पढ़ के Q2 पे चले जाते हैं, तो नल को माई मैंने साथ साथ लिख दिया। अच्छा जी, Q1 पे बी पढ़ के Q3 पे चले जाते हैं, Q2 पे नल पढ़ के Q नॉट पे चले जाते हैं, Q2 पे नल पढ़ के Q नॉट पे चले जाते हैं, तो देख लो ना, Q नॉट पे नल पढ़ के Q2 पे, Q2 पे नल पढ़ के Q नॉट पे, तो मतलब इनमें हम घूमते रहेंगे, Q नॉट Q2 में हम जितना चाहो उतना घूम सकते हैं, क्योंकि बिना कुछ खर्च किए, ऐसे समझ लो Q नॉट पे बिना कुछ खर्च किए, बिना कुछ खर्च किए मतलब मैं ऐसे रफली बोलता रहता था, एनएफए विद नल मूव का वीडियो देखो, मैंने वहां सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। बिना कुछ खर्च किए मतलब बिना कुछ पढ़े Q नॉट से आप Q2 पे जा सकते हो, और Q2 से आप Q नॉट पे जा सकते हो बिना कुछ पढ़े, मतलब बिना कुछ खर्च किए, बिना कुछ सिंबल रीड किए। आई थिंक समझ पा रहे होगे, ठीक है जी। तो Q2 का नल Q नॉट पे जा रहा है, ठीक है जी। Q2 का A 5 मतलब डेड कॉन्फ़िगरेशन छोड़ दो, तो Q2 का B 5 छोड़ दो, मतलब नहीं इजाजत पढ़ने की। Q3 का नल 5, ठीक है, नहीं कहीं जा रहे। Q3 पे A 5, ठीक है, Q3 पे B Q2, Q3 पे B Q2, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारे पास एनएफए विद नल मूव रेडी। हाँ अब बोलो भाई, ए बी ए पढ़ाना है Q2 पे खड़े होके, Q2 पे खड़े होके ए बी ए पढ़ाओ, Q2 पे ए पढ़ाने की तो मेरे को इजाजत ही नहीं है,
ठीक है। तो इजाजत क्या है भाई, देखो Q2 पे नल पढ़ के मैं Q0 पे जा सकता हूँ। पहले बात तो ये देखो Q2 पे हम पढ़ के आ सकते हैं, Q2 पे खड़े हैं तो क्या क्या पढ़ सकते हैं, सारी ही तो इनकमिंग एजेस हैं, सिर्फ एक आउटगोइंग एजेस नल की Q0 पे जा रही है। तो ठीक है जी, Q2 पे फिर मेरे को मजबूरी आएगी, मैं नल पढ़ के Q0 पे जाऊंगा। तो A पढ़ना है जब मेरे को, तो मैं पहले नल पढ़ूंगा, रफली बोल रहा हूँ, नल पढ़ूंगा मतलब नथिंग, वी हैव नथिंग, हवा से आप Q2 से Q0 पे पहुंच गए बिना कुछ खर्च किए। यहाँ पे ए आपने पढ़ा ही नहीं है, बिना कुछ खर्च किए आप Q0 पे चले गए। Q0 पे तो ए पढ़ने की इजाजत थी, तो ए पढ़ा तो आप Q1 पे आए। अच्छा जी, फिर बी पढ़ना है, बी पढ़ के आप Q3 पे आओगे। अच्छा जी, उसके बाद फिर ए पढ़ना है। अब ए पढ़ने की इजाजत तो भैया Q3 के पास है नहीं, तो मैं अभी इस पाथ को फॉलो नहीं कर सकता। तो मतलब Q0 से चला, ए पढ़ा Q1 पे आया, Q1 पे बी पढ़ा Q3 पे आया, और Q3 से फिर ए पढ़ने की इजाजत थी नहीं, तो इस पाथ को छोड़ो, हम नहीं फॉलो कर सकते। तो पहले Q2 पे थे, Q2 पे आपने खड़े होके बिना कुछ पढ़े आप Q0 पे आ गए, Q0 से आपने ए पढ़ा तो आप Q1 पे आ गए। अब इधर से इधर तो जाना नहीं है, ए पढ़ने के बाद Q1 पे तो बी ही पढ़ सकते थे आप Q3 पे आने के लिए, लेकिन आप बिना कुछ पढ़े Q2 पे भी जा सकते थे। ठीक है, तो ए पढ़ो या नल पढ़ो, आप Q2 पे जा सकते थे। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग शायद आपको लग सकता है। एनएफ विद नलमो का वीडियो देखो, वहां पे मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। मैं यहाँ पे ज्यादा बोलूंगा ना टाइम बर्बाद होगा, कुछ नहीं, मैं फटाफट से करता जाता हूँ। पाथ देखने बस आपको फटाफट, और कुछ नहीं। Q2 पे थे, बिना कुछ खर्च किए आप Q0 पे आ गए। Q0 पे आने के बाद आपने ए पढ़ा, Q1 पे आए। Q1 पे आने के बाद आप बी पढ़ के इधर भी जा सकते थे, बात नहीं बनी, तो फिर नल पढ़ के वापस Q2 पे आओ। Q2 पे आने के बाद बिना कुछ खर्च किया आप वापस Q0 पे चले जाओगे, और यहाँ से बी पढ़ लोगे। बी पढ़ने के बाद फिर अब आप क्या करोगे, ए पढ़ोगे तो Q1 पे जा सकते हो। ठीक है जी, ठीक है जी। तो अब हो क्या सकता है, देखो मैंने ऐसे समझाता हूँ आपको, मैंने एग्जैक्टली पढ़ा क्या है, मैं आपको थोड़ा सा लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको चीजें माइंड में फिट रहे। Q2 पे थे, बिना कुछ खर्च किया आप Q0 पे गए थे, तो मतलब डायरेक्टली नल रीड करा, ऐसे रफली मैं बोल रहा हूँ, नल रीड करके आप Q0 पे चले गए। उसके बाद फिर आपने क्या पढ़ा जी, ए पढ़ा। ए पढ़ने के बाद हम लोग Q1 पे आए थे, Q1 पे खड़े हुए थे, तो फिर आपने फिर से एक नल पढ़ा और आप Q2 पे आ गए। Q2 पे आने के बाद आपने फिर से एक और नल पढ़ा, तो आप Q0 पे आ गए। Q0 पे आने के बाद आपने बी पढ़ा, तो आप Q0 पे रह गए, और उसके बाद फिर आपने ए पढ़ा, तो हम लोग Q1 पे आ गए। ठीक है जी, तो फिलहाल हम ये स्ट्रिंग पढ़ के आप Q1 पे आ सकते थे, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। अच्छा जी, अब एक बात ये सोचो, Q1 पे जब आप खड़े थे, तो बिना कुछ खर्च किए Q2 पे भी तो जा सकते थे। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नल ए, डबल नल बी, ए, और एक नल अगर आप और पढ़ लेते तो आप Q2 पे भी जा सकते थे। और जब Q2 पे जा सकते थे, तो Q2 पे नल पढ़ के आप Q0 पे भी तो जा सकते थे। तो मतलब नल ए, डबल नल बी, ए, नल, और फिर एक और नल पढ़ के आप Q0 पे चले जाओगे। आप प्लीज चेक कर लेना, ये चला करके आपने चेक कर लेना। मैंने सब सिंपल शॉर्टकट ये सोचा, इतना पार्ट तो मैंने ऐसे कॉपी पेस्ट किया है ना भाई, उसके बाद सिर्फ एक नल ही तो एक्स्ट्रा पड़ा है, तो ये पार्ट से तो हम Q1 पे आ जाते थे, इतना पढ़ने के बाद Q1 पे खड़े होते थे। Q1 पे आपने नल पढ़ा तो Q2 पे आओगे। ठीक है जी, मैं Q2 पे खड़ा हूँ। अब देखो, इतने पार्ट से हम Q2 पे खड़े थे, तो यही पार्ट मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, यही पार्ट जो था, लेट मी यूज डिफरेंट कलर, ये जो पार्ट था एज इट इज, ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे, ध्यान से देखो, और एक नल और एक्स्ट्रा पढ़ा लिया। जब इस इतने पार्ट से हम Q2 पे खड़े थे, तो ठीक है जी, Q2 पे थे। अच्छा जी, अब हमने क्या करा, Q2 पे खड़े हैं और आपने एक नल और पढ़ लिया, तो हम Q0 पे चले जाएंगे। ठीक है जी, तो हम Q0 पे भी जा सकते हैं। तो Q1, Q2, Q0, दिस इज द आंसर। ये ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है। अच्छा प्लीज आप एक बात ये ध्यान रखना, जब मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता था, तो बच्चे फिर मेरे से एक आलतू फालतू का डाउट पूछते थे। अब मतलब एक मतलब नॉनसेंस डाउट पूछते थे। मेरे को एक स्टूडेंट ने कमेंट करके स्पेशली पूछा कि सर आप फालतू वर्ड ऐसे बहुत ज्यादा यूज करते हो, तो व्हाट एग्जैक्टली दिस मींस, है ना। तो फिर इसलिए मेरे को ये वर्ड थोड़ा सा यूज नहीं करना चाहिए, तो मैं वर्ड यूज करता हूँ नॉनसेंस। नॉनसेंस डाउट स्टूडेंट पूछते हैं कि ए बी आपने पढ़ा ना सर, तो पढ़ा तो आपको इनिशियल सेट से शुरू करना चाहिए, आप बीच में से कहां से शुरू हो गए भाई। ये डेल्टा कैप यही कहता है भाई। अगर आपको नहीं पता तो एनएफए विद नलमू का मेरा वीडियो देखो, मैंने वहां सारा एक्सप्लेन किया हुआ। तो प्लीज मेरे से अब यहाँ पे ये कमेंट करके मत पूछना कि सर ए बी ए जब आप पढ़ रहे हो, तो जो भी स्ट्रिंग हम पढ़ना शुरू करते हैं वो हमेशा इनिशियल सेट से शुरू करते हैं, बीच में आप कहां से शुरू हो गए। तो डेल्टा कैप का मतलब यही होता है कि Q2 पे खड़े होकर आपको ए बी ए पढ़ना है, ये नहीं होता कि Q0 से पढ़ना है। तो जो डेल्टा कैप बोलेगा हमारे को उसके हिसाब से चलना होगा। जैसे मैं आपको बोल सकता था कि डेल्टा कैप Q3 ए बी ए बी, ये पढ़ाओ, ये पढ़ के कहां जाओगे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, आपको Q3 से शुरू करना और ये पूरा स्ट्रिंग पढ़ना है। जनरली क्या होता था, स्ट्रिंग पढ़ना हमेशा हम इनिशियल से शुरू करते थे, क्योंकि मैं आपको हमेशा से बताता था स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल स्टेट, बिना कुछ पढ़े हम इनिशियल पे खड़े हैं, तो इनिशियल से ही हमारा रूल होता था शुरू करना। लेकिन डेल्टा कैप में जब हम चल रहे होते हैं, डेल्टा कैप वाली बात जब हम कर रहे होते हैं, या एनएफ विद नल मूव के टॉपिक में जब हम लोग चल रहे होते हैं, तो जो डेल्टा कैप कहेगा हमारे को उसके हिसाब से चलना है। Q2 कॉमा एबीए का मतलब क्या होगा, आप Q2 से शुरू करके एबीए पढ़ाओगे। आई थिंक मैंने काफी बार बोल दिया, आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, तो ऑब्वियसली ये दोनों ऑप्शन गलत है। ठीक है, आप प्लीज अपने आप चेक कर सकते हो। Q0, Q1, Q2 पे हम लोग जा रहे हैं। ठीक है जी, ओके जी, ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ, आप नोट डाउन कर लो। ठीक है।
ओके जी, तो लो अब ठीक है, इज इट करेक्ट नाउ? थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है, चलो आगे बढ़ रहा हूँ मैं अब। हाँ जी, नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट इज सिंपल सिंपल क्वेश्चन। ओके, तो बहुत बार मैंने कराया ये क्वेश्चन, पता नहीं कितनी बार आया गेट एग्जाम को, पता नहीं क्या दोस्ती है इस क्वेश्चन से, मेरे को समझ नहीं आता। तो let n be NFA with n state, k be the number of states in minimal DFA which is equivalent to n, which of the following is necessarily true? तो कितनी स्टेट्स हैं भाई NFA में? let n be an NFA with n states, तो number of states in NFA is n. k be the number of states in minimal DFA, k is the states in DFA, तो k will be obviously less than or equal to 2 power n सबसेट कंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम। पता नहीं 1 लाख एक बार ये क्वेश्चन करा चुका हूँ, क्या दोस्ती है मेरे को समझ नहीं आता, ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों बार बार रिपीट कर करके प्रोफेसर पूछ रहे हैं। प्लीज आप अपने पढ़ लेना, इसका आंसर आपको पता है, k लेस देन और इक्वल टू 2 पावर n, ठीक है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है जी। ओके ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा मतलब है तो बहुत आसान, हम आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट कोई बात नहीं, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। अब इसका लेक्चर का टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहते, 3-4 क्वेश्चन ही है, ठीक है, तो बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, ठीक है, इसको नोट कर लेना भाई, अगर ये जो नया क्वेश्चन, नया क्या तो बहुत पुराना है, बहुत बार करा दिया, चेक कर लेना इसको, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।